हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ऑल वेल? हेलो जी, कैसे हो आप लोग? ऑल वेल? यस आज सर। यस सर, थैंक यू यस सर। थैंक यू बच्चे। आज का सेशन हमने क्यों रखा है, मैंने कल आप लोगों को इन्फॉर्म किया था। जो हमारी लाइव क्लास है, जो शाम की क्लास है, वो तो शाम को होगी, एज पर स्केड्यूल होगी। गुड मॉर्निंग आदर्श, गुड मॉर्निंग। अभी अपन बहुत सारे बच्चों ने ना सर्टिफाइड कॉपीज मेरे को भेजी थी, तो यू कैन सेंड योर सर्टिफाइड कॉपीज सो दैट आई कैन डिस्कस लाइव विद यू। और जिन बच्चों को बाकी सर्टिफाइड कॉपीज देखना है, दे कैन कंटिन्यू। सो अगर किसी का हो तो मुझे एक एक करके बता दो। काफी बच्चों के मैंने खुद की तरफ से जितने व्हाट्सएप पे मुझे दिखे, मैंने चेक करके उनको रिवर्ट कर दिया था। बट स्टिल देयर आर स्टूडेंट्स जिनकी कॉपीज मैंने चेक नहीं करी है। सो आकाश, आर यू लाइव? यस सर। एक मिनट। तो मैं आपकी भी कॉपी पहले आपकी चेक कर लेता हूँ। चलो ये भेज ही देता हूँ, लिंक आपको ना भेज दिया था। बाकी बच्चे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो कॉपियां देख सकते हैं, उनको थोड़ा समझ में आएगा कि कैसा रहा था। कितने मार्क्स थे आकाश टोटल आपके? सर मैं 36 हम्म, चलो मुझे चेक कर लेने दो, अभी साथ ही साथ करते जाएंगे। पीआईएस से शुरू करें? यस सर। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? यस। पक्का? यस सर। दिख रहा है ना? सर रुकिए। यस सर। हाँ जी। रुको, मुझे क्वेश्चन भी जरा लेना। पेशेंस रखना, मैं एक एक करके करूंगा, क्योंकि ना इसमें सारे कॉपीज हैं, तो ये ऐसे मतलब सिर्फ मेंटरिंग तो है नहीं। तो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस रखना। आपका क्वेश्चन भी आपके सामने होना चाहिए। सो विल डिस्कस दैट आल्सो। यही था ना क्वेश्चन पेपर? आकाश, आप अपनी ऑडियो ऑन कर लेना। यस। ठीक है, ये सबसे मुश्किल काम होता है गुरु, सर्टिफाइड कॉपियां चेक करना। बाकी काम हो जाते हैं, क्लास भी हो जाती है, बट इसके लिए स्केड्यूल टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी कल और परसों में मैंने बहुत सारे बच्चों की कॉपियां उनको इवेलुएट करके चेक करके भेज दिया विद कमेंट्स। आज जो बच गए थे, मेरे को बहुत सारी चीज़ें लोकेट नहीं हो पा रही थी व्हाट्सएप के ऊपर, तो मुझे दिक्कत होती थी। आगे पीछे हो जाते हैं मैसेजेस, एंड दैट्स वाई ये सब होता है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। आकाश बंसल, देखो पहला ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, क्वेश्चन नंबर 2A यू हैव रिटन। 2A क्या था? ये बेनिफिट्स ऑफ बीपीए था शायद, मेरे हिसाब से। एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए। ये मेनली कस्टमर ओरिएंटेड सप्लाई चेन इज अ वाइटल, इज गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल। देखो ये वाला बैकड्रॉप था, 6 नंबर का क्वेश्चन था, थिंकिंग क्वेश्चन था। आईसीआईएस बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस तुमने डिफाइन किया, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस, बट पता है क्या, छोटी छोटी बातें देखो जरा, अगर आप ध्यान से सुन रहे हो, आपने यहाँ पे एक चीज मिस कर दी है, कॉन्टेक्स्ट नहीं लिखा है बॉस। सर। कॉन्टेक्स्ट क्या था इस क्वेश्चन का? सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, किसी भी चीज को सुनने देखने से ज्यादा जरूरी है जो अभी कर रहे हैं हम। ठीक है, ये जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं ना, ये
बहुत भारी पड़ती है छोटी छोटी चीजें। ये क्या था, इन द मॉडर्न एरा द बिजनेस गेट्स वेल डेवलप्ड बाय यूजिंग द ऑटोमेशन टेक्निक विद ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, greater customer satisfaction of services and product, where customer oriented supply chain plays a vital role। हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। आजकल तुमने देखा है क्या, व्हील, ई व्हील, व्हील्स आए, ऐसे बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनी आ गई हैं। उनके ट्रक से लेकर के तमाम डिवाइसेस जो भी है, लॉरी, ट्रक, ट्रेन, सब उनको कैमरे की जद में है, सब आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज कर रहे हैं, उसके अंदर ऑटोमेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, सो दैट कि उनकी कोई भी गाड़ी, कोई भी लॉरी, कोई भी ट्रक अननेसेसरी उसका आइडल टाइम ना हो। ऐसा नहीं एक ढाबे पे खड़ा है 4 घंटे से खड़ा है, गेटिंग द पॉइंट। तो कहीं ऑटोमेशन इसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपको इस कॉन्टेक्स्ट में आंसर लिखना था। आईसीआई इतना ब्रूटल नहीं है, क्वेश्चन तो उसने सेट कर दिया, बट ठीक है आपने लिखा, उसको टिक किया, बट इधर कॉन्टेक्स्ट एकदम मिसिंग है, जिसको हम सिनॉप्सिस या इंट्रोडक्शन बोलते हैं। बीपीए डिफाइन किया, ये बहुत अच्छा किया। उसके बाद क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, गवर्नेंस, 3 पॉइंट, पॉइंट 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 आ जा यार, रोटेट करना पड़ेगा ना। एफिशिएंसी, टर्न अराउंड टाइम, टाइम सेविंग, रिड्यूस्ड कॉस्ट। पॉइंटर आपने बिल्कुल पूरे के पूरे लगाए हैं, एक पॉइंट शायद मिसिंग है, एक पॉइंट कोई वाला मिसिंग है, बट स्टिल आपको 3 नंबर दिए हैं। अब यहां पे सोचना, ये 2 नंबर भी आ सकते थे, मार्क्स आपके काटे नहीं है आकाश, राइट? मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं किया आईसीआई ने, जितना तुमने लिखा था उसके हिसाब से तुमको मार्क्स दे दिया। ये 5 के अकॉर्डिंग नहीं था। क्यों नहीं था? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार जरा कमेंट करके बताइए सारे लोग, क्या ये बात आपको जमी? क्या ये 2 नंबर जो कम आए हैं, क्या इसके पीछे ये लॉजिक है? ऑनेस्टली ये लॉजिक है या नहीं है? तो सर ये कंटेंट अंदर का कम लिखा है, इस वजह से भी है कि मैंने पॉइंटर नहीं, कंटेंट तो ठीक है, कंटेंट तो तुमने थोड़ा बहुत कम लिखा है, मैं समझ सकता हूँ, उतना कम नहीं है। कंटेंट इज गुड, कंटेंट का इश्यू नहीं है। तुमने रिलेटेड पॉइंटर्स नहीं बहुत किया। अच्छे से प्रेजेंट किया है, तुमने कॉन्टेक्स्ट मिस किया है। इस कॉन्टेक्स्ट में जो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है अपने आंसर में। अच्छा, उसके रिलेटेड पॉइंट्स लिखने थे, है ना? उसके उसको रिलेट करके बातें नहीं लिखी हैं, एग्जाम्पल उस इंडस्ट्री से नहीं लिखे हैं। अगर आप अभी शायद आप क्लास देख रहे होंगे, कोई भी रेगुलर फास्ट ट्रैक क्रैश कोर्स आप देखना, ऑटोमेशन पढ़ाऊंगा, कम से कम 25-30 अलग अलग इंडस्ट्री के बातें करूंगा, मैं एग्जाम्पल्स दूंगा। आपको भी कई बार लगता होगा कि ऑटोमेशन में इतनी बातें करने की क्या जरूरत है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो बातें करने की जरूरत है। पता नहीं आईसीआई का क्वेश्चन सेटर किस इंडस्ट्री को बेस बना के कौन सा क्वेश्चन सेट करे, हमें नहीं पता। तो हमें हर इंडस्ट्री में होने वाले ऑटोमेशन का एक ब्रीफ ओवरव्यू दिमाग में होना चाहिए, सो दैट कि जब हम आंसर लिखें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम आंसर कर पाए, हमें पता हो एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में क्या एग्जांपल सूट करते हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये लर्निंग है, ये आर्ट है, ये सब बच्चों को सीखना है, क्योंकि आईसीआई अब क्वेश्चन तो ऐसे ही सेट कर रहा है बॉस। यार मेरे को तो इसको राइट क्लिक ही नहीं हो रहा है, इसके ऊपर क्या करूं? हाँ, हो रहा है, बहुत ही टाइम ले रहा है। एनीवेज, क्वेश्चन 2B पे आते हैं। अभी क्वेश्चन ही रट जाएगा, पहली कॉपी में थोड़ा टाइम लगेगा। Moving forward, cloud-based technology is storage and thus providing many benefit to the user. Benefit. Explain the 4 reasons for cloud-based application comparison to installed application. ठीक है, 4 रीजन आपको बताने थे क्लाउड एंड इंस्टॉल्ड के। तो इसका मतलब है इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड को डिफाइन भी करना है, और 4 उनके डिफरेंस क्रिएट करने के रीजन देने हैं। लेट मी चेक कि क्या किया है। यहां से शुरू किया, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोनों क्लाउड एंड उसको डिफाइन नहीं किया। आप देख लो, मिसिंग पॉइंट देख लो। दोनों को पहले डिफाइन करना था, दोनों के एग्जाम्पल प्लेस करने थे। सबसे पहला तो आप देखो, आप डिफरेंस क्रिएट करने के लिए कहां से शुरू करोगे? क्या सीधा आप डेटा स्टोरेज की बात कर दोगे? आपने क्लाउड एंड एप्लीकेशन, क्लाउड एंड इंस्टॉल्ड दोनों को, या वेब एंड क्लाउड जो भी था, वेब एंड इंस्टॉल्ड, जिसके बीच का भी डिफरेंस आए, सबसे पहले हमें डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। उसका 2 पैराग्राफ यहां पे बनता था, 2 पैरा यहां बनते थे दोनों के, विद एग्जाम्पल। विद एग्जाम्पल ये मिसिंग है।
डेटा स्टोरेज ठीक है, एक पॉइंट हो सकता है। मोबाइल एप्लीकेशन ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन दूसरा पॉइंट हो सकता है। डेटा की सिक्योरिटी है क्या, ऐसा कोई पॉइंट है क्या? देखो जरा आईसीआई का मॉड्यूल अपना बुक चेक करके देखो। उसके बाद डेटा अवेलेबिलिटी शेयरिंग, ये ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी ये हो सकता था पॉइंट। इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ये एक पॉइंट हो सकता था, ठीक है। और डेफिनेशन एक पॉइंट हो सकता था। बट ये 3 पॉइंट आपने लिखे हैं प्रॉपर, 3, और प्लस उसमें से एक पॉइंट मिस हो गया, तो मान लो 3 मार्क्स अगर इसको दिए तो एक पॉइंट मिस किया, 2 इसमें से दे दिए। इंट्रो और कॉन्टेक्स्ट का जो पूरा पॉइंट था, जो डेफिनेशन और एग्जाम्पल वाला एरिया था, ये मिसिंग था। तो वहां से 2-2.5 नंबर जो भी उसको उस स्टेप के देने थे उसने वो डिडक्ट कर लिया, इसलिए आपको उसने दिया 2 मार्क्स। तो अब ये देख लो आपके सामने है। नो डाउट मैं एक चीज तो तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, तुम्हारा आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अब करना क्या है यहाँ पे, आपको प्रेजेंटेशन के साथ साथ कंटेंट फिल करना है एज पर द रिक्वायरमेंट। वो कमी रह गई है, वो आपको भी समझ में आ रहा है, और मुझे तो खैर समझ में आ ही रही है बात, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 3B, क्या है क्वेश्चन नंबर 3B? फिक्स्ड सेट वाला स्पेस। गूगल ड्राइव क्लाउड एप्लीकेशन रीजन दोनों देने थे। अच्छा जी ठीक है, आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, क्यों काट दिया पूरा का सर पूरा? ये 3 भी है, अच्छा 3B है ये नहीं, फिक्स्ड सेट वाला उसके स्पेस। फिक्स्ड एसेट प्रोसेस ये नहीं नहीं ये तो नहीं पूछा। सर मैं पढ़ के नहीं गया था लास्ट टाइम, तो मेरे को बस हम्म यही याद था। हम्म 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 हम्म, हम्म। इसमें स्टेप्स लिखने थे, मेरे को लगा स्टेजेस। ये है आंसर 3A, ये वही क्लाउड वाला है ना। देखो स्टेप 1 के आपको मार्क्स दिए हैं, यहाँ आपने डिफाइन किया है, प्रॉपर मार्क्स दिए हैं। ये सेव टाइम भाई, ये कहाँ से पॉइंट ले आए? सिक्योरिटी का पॉइंट कहाँ से ले आए भाई, है ही नहीं। रिड्यूस्ड कॉस्ट तो ठीक है ना, पॉइंट ही नहीं लिखा तुमने, तो 1 नंबर ही वो स्टेप 1 का ही मार्क्स मिला। क्योंकि देखो यहाँ ध्यान से, इस क्वेश्चन में ना 2 लेयर थे। अगर इस क्वेश्चन को 3A को किसी ने भी ढंग से पढ़ा हो, ये तो ठीक है। हाउएवर इट मेजर इम्पैक्ट ऑन बिजनेस नाउअडेज, व्हाई ऑर्गेनाइजेशन आर माइग्रेटिंग देयर बिजनेस ऑपरेशन टू क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। तो एक तो इसका रीजन देना पड़ेगा, तो इसमें 2 चीजें हैं, आपको बेनिफिट भी लिखने हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं, पता है। यहाँ 2 आंसर हैं, इसमें 2 टॉपिक लिखने हैं। सारे बेनिफिट तो लिखने ही लिखने हैं, ब्रीफली इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक्सप्लेन करने हैं, क्योंकि रीजन भी पूछा है और बेनिफिट्स भी पूछा है जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्रिएट करता है। रेयर एंड फ्लेक्सिबल जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड बाय पीएम, यही है ना। और रीजन में है वो अपना रॉब मी स्क्वायर वाला, वो है। तो यहाँ 2 पार्ट थे, तभी 6 नंबर दे रहा है ना वो, नहीं तो क्यों 6 नंबर देगा इतनी सी चीज लिखने के लिए, 3-4 बेनिफिट लिखने के लिए, नहीं। तो ये यहाँ पे आप मेजर पार्ट में बिल्कुल मिस कर गए हो, इसीलिए आपको मार्क्स नहीं दिए उसने, ठीक है। यहाँ पे कोई बेईमानी नहीं हुई आपके साथ। ओवरऑल ठीक है, ये क्वेश्चन तो खैर फंडामेंटली रॉन्ग हो गया। अभी कितने क्वेश्चन छोड़ दिए तुमने? सर इतना ही आया था, तैयारी नहीं थी लास्ट टाइम। तैयारी नहीं थी। अभी इसमें से आप थोड़ा सा अपना फीडबैक दो कि आपकी लर्निंग क्या है, आपको क्या लगता है क्या करना था और? सर वही सर, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते, मैंने जनरल आंसर दे दिए थे। हम्म ठीक है, बाकी बच्चे भी मुझे भेज रहे हैं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगता है कॉपी में। अपनी अपनी आप व्हाट्सएप पे मुझे रिमाइंडर दे के ना थोड़ा वेट कर लो, मैं सबके पास आऊँगा, मैं इसी काम के लिए आज आया हूँ। मतलब पूरा समय है मेरे पास आज यही काम करने के लिए। एसएम में कितने आए? 10.5 आए हैं, थोड़े से बेहतर आए। एक मेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन है, सारे बच्चे सुन ले, अभी आपके पास बहुत टाइम है। 90% बच्चे क्या करते हैं, उनको लगता है एसएम इजी है। अभी मैं एक एक कमेंट करूंगा, आज मैं अच्छी अच्छी बातें नहीं करूंगा बिल्कुल, कई लोगों को गुस्सा भी आ सकता है, सेशन छोड़ के जा सकते हैं वो, अगर उनको बुरा लगे तो मेरी बला से मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि रिजल्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को लगता है कि एसएम इजी है, ठीक है, एसएम कर लेते हैं, एसएम बहुत अच्छा समझ में आता है, और पता है क्या, यूट्यूबर्स भी आपको यही समझाते रहते हैं, कान में डालते रहते हैं। देखना अभी एसएम कैसे
मैं एसएम की अभी धज्जियां उड़ाऊंगा, आप देख लेना क्या करते हैं हम गलतियां। ठीक है। और ईआईएस को आपको लगता है बहुत भारी है, मार्क माई वर्ड्स, और ईआईएस की प्रिपरेशन आप ना के बराबर करते हो, लास्ट मोमेंट में कुछ क्रैश कोर्स कुछ सोचते हो, इधर से ना 10-15 नंबर मैं ले आऊंगा और इधर 35 नंबर ले आऊंगा। ऐसा नहीं होता बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे 50 आ जाएंगे और मेरा ग्रुप निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप 50 का टारगेट कर रहे हो, आपको 35-36 नंबर आएंगे। ठीक है। हाँ, आप अगर 80-80 टारगेट कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन प्लस आएंगे, वो 80 भी आ सकते हैं, 70 भी आ सकते हैं। अपर एंड में जब आप अपर लिमिट की जब आप टारगेट करते हो, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। लेकिन लोअर लिमिट जैसे ही आप सेट करते हो, वो लोअर सर्किट वो लगता ही लगता है, मतलब उससे भी नीचे जाने के चांसेस होते हैं, तभी लोअर सर्किट स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। समझ गए ना, अडानी के शेयर्स में इस बार लगा था। ये वही गलती आप करते हो जो दिन भर न्यूज में सुनते हो। तो अपनी ये आदत ठीक कर लो आप लोग, ईआईएस भी उतना ही पढ़ो जितना एसएम पढ़ो। और एसएम पढ़ते हुए एक बात का ध्यान रखो कि वो जैसा सीधा सीधा देखने में और पढ़ने में लग रहा है, उतना सीधा सीधा स्ट्रेट वो है नहीं मामला। वहां पे कुछ टेक्निकल बातें हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एडवांस लेवल मैनेजमेंट है। 90% बच्चे तो इसी में कंफ्यूज होते हैं कि टॉप मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट लेवल में क्या फर्क है। आजकल मैं क्वेरीज ले रहा हूं, 90% क्वेरी इसी बात की आती है चैप्टर 1 में कि सर टॉप लेवल और कॉर्पोरेट लेवल में क्या डिफरेंस है। उनको लगता है कि हायरार्की और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ही है। लगता है ना, कितने लोगों को ये बात लगती है। ठीक है। ये बातें मैं सिर्फ सिर्फ इतनी इतनी क्या बोलते हैं, दृढ़ता से और इतने बुरे तरीके से मैं ही बोल सकता हूं और कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि हर किसी को लगता है ऑडियंस खोने का डर। मुझे ऐसा कोई डर नहीं लगता। मुझे तो मार्क्स नहीं आने का, जिन बच्चों के मार्क्स नहीं आते हैं, मुझे वो मार्क्स देख के डर लगता है क्यों नहीं आए। 90% बच्चे को टॉप लेवल और कॉर्पोरेट लेवल सेम ही लगता है। 10% की मैं बात नहीं कर रहा, मे बी कि वो सारे बैठे वो 10% में होंगे। आपको ये छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान से, बहुत 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 ध्यान से आपको ये आर्ट सीखना है। आपको ये चीजें समझनी है प्लीज। और अभी टाइम है, अभी लगा के अपनी अपने अपनी पढ़ाई को अच्छे से आप आगे लेके चलो। ये है क्वेश्चन नंबर 6, वही वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो इस बार आया था, हर अटेम्प्ट में आता है। भाई ये तो बड़ी मुश्किल बात कर दी है यार तुमने, कॉपी उल्टी सेव करी है, क्या करूं मैं। ये रोटेट करते करते तो मैं पागल हो जाऊंगा। और ये रोटेट भी नहीं हो रहा जल्दी जल्दी, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत हेवी होता है, इस पे ना धीरे धीरे काम ही होता है। ऊपर से लाइव भी हूँ, ये भी है। सॉरी, लाइव मतलब गूगल मीट पे लाइव हूँ। और नहीं बॉस, इस ठीक है। कॉपी को सीधा करके भेजो। हाँ सर। ठीक है ना, ऐसे तो मैं लगा ही रहूंगा इसमें। जरा लिंक भेजना तुम मुझे व्हाट्सएप पे, देखो तो कैसे उल्टा प्रिंट होता है। लिंक भेजो व्हाट्सएप पे जरा। किसी ने भेजा है क्या लिंक? अभी एक बच्चे का आया है। ये किसका है? रितिका अग्रवाल का आया, राइट? ओके। देखो, ये रहा, खुल जा सिम सिम। ये आ गई कॉपी, प्रिंट प्रीव्यू। आने दो। ये टेढ़ा ऐसे कैसे आईसीआई स्कैन करके भेजता है? इतनी तो समझ में, प्रिंट पेज। क्या बात। सेव, डाउनलोड नहीं लेता हूँ। रितिका आप हो? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इसमें रितिका नहीं हूँ, मैं हूँ उसकी जगह। क्यों, आप कौन हो? सर मैं उसका भाई हूँ। आप पढ़ रहे हो, रितिका पढ़ती है? नहीं सर, वो पढ़ती है लेकिन वो भी वहाँ डॉक्टर के पास में गई है। ओके। आर यू श्योर? यस सर। रितिका आएगी, उसकी कॉपी तभी चेक करूंगा बॉस, बोल देना। ओके सर। चलो, थैंक यू। यस। तन्वी आप हो ना? Yes, sir. हाँ, रुक जाओ बच्चे। हाँ भाई, देखो जरा, ये कॉपी सीधी आई है उल्टी आई है? ये देखो जरा।
सीधी आई है ना? Yes, sir. क्या ही करते हैं यार बच्चे, बताओ यार, कॉपी प्रिंट करने में तुम्हें, भाई ये सब टेक्नोलॉजी से इतना क्यों भागते हो? नवंबर 22, ये है तन्वी। तन्वी मैं ना आपका देख रहा हूँ, ठीक है? अब आप पे आता हूँ, रुक जाओ, एक एक करके ना, थोड़ा पेशेंस रखना, इसको सब कन्वर्ट करने में 2 मिनट 1 मिनट लगते हैं। आकाश मेरे को अपना लिंक भेजना अभी। ओके सर। हाँ मैं प्रिंट करता हूँ उसको। ये देखो बिल्कुल सीधा आया मामला। तन्वी का EIS है राइट? और Yes, sir. तन्वी आपके SMB होंगे। ये वाला। चलो ये आता रहेगा जब तक हम शुरू करते हैं। तन्वी इसमें कितने आए थे आपके So total, OMR वाले में? sir, OMR वाले में सर सेंड कर रहे हैं, एक मिनट। ये भेजा तो है आपने, ये क्या है? आंसर टू सेक्शन A and B। ये सर 7 आए थे EIS में। 2A ये BP वाला, हर बच्चे ने यही लिखा है, क्वालिटी, टाइमलीनेस, विजिबिलिटी, एफिशिएंसी, कॉस्ट रिड्यूस, इतना देखो 2 नंबर दे दिया है ना, बस। एक्सप्लेनेशन, अभी सब मानते हैं ना कि पॉइंटर लगाने के सिर्फ 20% नंबर होते हैं। Yes, sir. इस देखो अभी कैसे ICI मार्क्स कैसे देता है, ध्यान से सुनो। वो सबसे पहले स्टेप 1 देता है, हर क्वेश्चन का एक इंट्रो चाहिए उसको, और एज पर द क्वेश्चन चाहिए। यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या था? SCM का और CRM का था, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये दोनों पॉइंट समझ में आते हैं आपको क्या होता है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? वेंडर सिलेक्शन से लेकर के कस्टमर सेटिस्फैक्शन तक सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। इतनी सारी एक्टिविटीज, इतना सारा मैनेजमेंट, ये सब SCM कहलाता है। एंड CRM का मतलब होता है मैनेजिंग द कस्टमर्स प्रॉफिटेबली, जो मार्केटिंग एंड सर्विसेज सेल्स डिपार्टमेंट करता है वो CRM है, ठीक है? कस्टमर को फीडबैक देना, सर्विस देना, आफ्टर सेल सर्विस देना, उसको टाइमली सर्विस डिलीवरी देना, उससे बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, तो ये सब है। इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ऑटोमेशन के बेनिफिट देखने थे, कॉन्टेक्स्ट पहले एक्सप्लेन करना था, जिसको मैं सिनॉप्सिस बोलता हूँ। आई थिंक दिस इज क्लियर। अगर ये आप लिखते हो तो आपको 1 से 1.5 नंबर का यहाँ पे इजाफा होता है। आप देखोगे हर कॉपी में, अभी आपकी कॉपी में ही दिखाऊंगा, टिक करके स्टेप 1 उसने 1 मार्क्स दिया होगा। उसके बाद आता है स्टेप 2, आपने पॉइंटर लिखे, बहुत अच्छे पॉइंटर लिखे, एक्सप्लेनेशन दी, एक्सप्लेनेशन में कोई हाईलाइट वगैरह कुछ भी नहीं किया, एग्जाम्पल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब इस कॉन्टेक्स्ट के एग्जाम्पल पुट करने थे यहाँ पे, ठीक है? आप प्रैक्टिस बैच में हो, क्रैश कोर्स बहुत अच्छे से देखना, आपके पास इतने एग्जाम्पल होंगे, आपको भगवान की दया से कभी कमी नहीं होगी किसी चीज की, ठीक है? तो जस्ट डू इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू गेट +3 मार्क्स हियर, +3। और ऐसे क्वेश्चन में तो एक कंक्लूजन भी 2 लाइन का ही सही लेकिन बनता है। मार्क माई वर्ड्स, कंक्लूजन लिखने से 0.5 तो आपके ऐड हो ही जाते हैं, ठीक है? वो स्टेप 2 में ही कवर होगा या 3 में कवर होगा, बट एग्जामिनर बोलेगा नहीं, आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है? तो आपको इतने सारे, मैंने जो पहला दिन जब क्लास शुरू करी थी प्रैक्टिस बैच, आपने देखा? फर्स्ट डे वाली क्लास देखी थी आपने? Yes, sir. तो उसमें मैंने बताया था ना आंसर को कैसे प्रेजेंट करना है, कितने टुकड़ों में ब्रेक करना है, कैसे 4 5 6 स्टेप्स बताए थे, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से स्टेप्स डिफाइन होंगे। उसी तरह से आपको लिखना है हर क्वेश्चन को, जितना आता है। फॉर्मेट वही होगा, फॉर्मेट को आप मत हिलाना, रटे रटाए फॉर्मेट नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉर्मेट सेट करोगे। Okay, sir. टू बी इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड एप्लीकेशन वाला है, सॉरी बट आपने इंस्टॉल्ड एंड क्लाउड को डिफाइन ही नहीं किया। गेटिंग द पॉइंट? मतलब आपने Yes. स्टेप 1 मिस कर दिया तो आपको 1 से 2 नंबर, आपको वो डिपेंड करता है। देखो अब यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, कोई एक रूल है, थंब रूल है। 2 टॉपिक थे, 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, एक है इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, एक है वेब क्लाउड एप्लीकेशन, तो 2 नंबर उसके मैं मान के चल रहा हूँ बनते हैं।
क्योंकि दोनों को डिफाइन करूंगा, दोनों के एग्जाम्पल दूंगा। एग्जामिनर क्या होता है, जब डिस्क्रिप्टिव कॉपी चेक होती है ना सब्जेक्टिव जजमेंट में, कॉपी चेक करने वाले के दिमाग में होता है मार्किंग पैटर्न। इसका मार्किंग पैटर्न कोई फिक्स दिया नहीं जा सकता। कई टीचर आके वीडियो बनाते हैं, देखो आप लोगों को बहुत सारी ऐसी बातें बता रहा हूं जो आज बहुत सारे मिथ को खत्म करेगी, जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप सुनते आए हो जनरली। मैं जनरली वाला बंदा नहीं हूं, मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज का एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूं। मैं जानता हूं कि बोर्ड ऑफ स्टडीज कैसे सोचता है। जब भी कोई सब्जेक्टिवली किसी कॉपी को चेक करता है ना, तो ऐसी चीजों का मार्किंग पैटर्न दिया ही नहीं जा सकता है। लोग डिमांड करते हैं आईसीआई मार्किंग पैटर्न क्यों नहीं देता, क्योंकि क्या होता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन मार्किंग पैटर्न वेरी करेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे इंस्टॉल्ड है और क्लाउड है, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनका डिफरेंस बताना है। तो दो डेफिनेशन होंगे, दोनों के एग्जांपल होंगे, ऑब्वियसली उसके दिमाग में होगा वन वन, ऐसे ही लगेगा ना। आपको कॉपी चेकर बना देता हूं और आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कैसे मार्क्स अलॉट। आप क्या करोगे, वन इसके, अब आता हूं मैं चार डिफरेंस के ऊपर, तीन इसके, ऐसे ही चलेगा तुम्हारे दिमाग में। और अगर किसी को यहां पे टिक करके अगर 5 दे देता है तो उसकी खुशकिस्मती है, उसका गुड लक था उस दिन। एग्जामिनर बहुत खुश था किसी बात से और बस बिठा दिए उसने, नंबर उसको देने थे उसने, तो वो अलग चीज है, छप्पर फाड़ के देने वाली बात है वो तो। ठीक है, यहां पे क्या दिया आपको, 2.5 नंबर दिए, राइट? यस आपकी समझ अभी समझ में आ गया आपको, ये 4 पॉइंट बिल्कुल सही थे। ठीक है, और आपको 2.5 दिए, क्यों दिए, क्योंकि आपके 2.5 नंबर कहीं ना कहीं यहाँ पे खो गए। समझ में आ गई बात? तो आपने यस वो अपना वो क्या है, रुपयों से भरा हुआ पर्स मार्केट में गिरा दिया जानबूझ के, जिसमें 250 रुपए थे। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ, इट इज लाउड एंड क्लियर कि क्या हुआ। ठीक है, यस आगे से नहीं करना, हर क्वेश्चन का नापना है, तौलना है, देखना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना है दिमाग में और फिर लिखना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनपुट प्रोसेस, आउटपुट वगैरह वगैरह वगैरह, फीडबैक, इसका एक डायग्राम है। ये कितने नंबर का क्वेश्चन था, 3 का ना, याद है? क्वेश्चन भी तुम लोग भी खोल लो अपने पास अपने घर में, अगर है तो अच्छा रहेगा। देखो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्या किया, 1.5 नंबर दिया। मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक डायग्राम था, आप मॉड्यूल खोल के देखो, डायग्राम है मेरे चार्ट बुक में भी है, और तो और मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे ना कहीं इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेफिनेशन, इनपुट प्रोसेस आउटपुट फीडबैक, स्टोरेज नहीं, एक स्टोरेज आपने मिस कर दिया, एक पॉइंट मिस किया और डायग्राम मिस किया, उसके आपके 1.5 नंबर चले गए। तो आपने फिर 150 रुपए का पर्स गिरा दिया मार्केट में। ठीक है, अब आप देखते जाओ, अब आप एक एक करके नोट करो इन चीजों को, क्या नहीं करना अगली बार। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, क्या कर दिया ये, 1 का बी नहीं दिया ना नंबर, ये थोड़ा ही था क्वेश्चन यार, क्वेश्चन पढ़ने दो क्या था, सॉरी। इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट इज द प्रोसेस ऑफ असेसिंग ऑब्जेक्टिव्स, अरे ऑब्जेक्टिव्स, safeguarding data integrity, ये efficiency, list the objectives of information system audit। आप लोग क्यों घबरा गए, इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या है, रेफर एससी लिखा तो था यहाँ पे, आपसे पूछ के ही आपको बता के ही बताया और फिर आप नहीं लिख पाए, क्वेश्चन में ही आंसर था। रेगुलेटरी कंप्लायंस याद करो, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द सिस्टम, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को मीट करना, डेटा सेफगार्डिंग ऑफ असेट्स करना, उसको एक्सप्लेन करना था एक एक लाइन में। इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर था, मॉड्यूल पलट के देखना। ठीक है, ओके आंसर सर था। चलो, तो यहां भी आपने एक तरह से सामने से जाके लूज किया, कोई नहीं, इस बार इन सब चीजों का ध्यान रखना। बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी, ईआरपी का बेनिफिट कौन सा क्वेश्चन है, 5B आ गया क्या इस बार, वाह 5B, हाँ, टैली ईआरपी सिस्टम, सप्लाई चेन, सीआरएम एक्सेट्रा, इंटीग्रेटिंग दीज। हाँ देखो यहाँ पे, अब देखो ये पूरी इतनी स्टोरी बता रहा है ना, यस तो मतलब ये स्टोरी क्यों बता रहा है, ये वो जानने की कोशिश कर रहा है कि आपको ईआरपी समझ में आता है या नहीं आता है। आपको ना आंसर लिखने से पहले ईआरपी को डिफाइन करना था इन योर ओन वर्ड्स, और वो डेफिनेशन का बेस आपको यहीं से मिल जाएगा। उसका कहने का मतलब है 11 मॉड्यूल होते हैं, 12 मॉड्यूल होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉड्यूल्स होते हैं, उन सबको इंटीग्रेट करता है। मतलब ईआरपी क्या है, एक मल्टी बिजनेस, मल्टी फंक्शनल, मल्टी प्रोसेस, मल्टी कंट्री, मल्टी करेंसी, मल्टी लिंगुअल, एक ऐसा कस्टमाइजेबल सॉफ्टवेयर है जो ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बनाते हैं। इंटीग्रेट करता है सारे फंक्शन एंड प्रोसेस को, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है।
इतनी बात होती है, ईआरपी यही है। अब ये बात आपको एक पैराग्राफ में लिखनी थी, छोटे से 2 लाइन में। लिखने के बाद आईटी कंसल्टेंट हो आप कंपनी का, आपको बताना था कि यस आई ओन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखो, ये आर्ट ऑफ राइटिंग है, आपको ये बात बतानी पड़ेगी ना। याद करो 11th-12th के क्वेश्चन जो बीएसटी के आपको टीचर लिखवाते थे, बताते थे आई विल डू दिस एज पर माई, in my opinion I am going to do this, I am going to suggest him this strategy or something, or this type of things will be managed, or I will manage this activity like this। तो आप ऐसे लिखते थे। सेम ही तो क्वेश्चन है। You influence the management to migrate their activities to ERP system by explaining its benefit, because you have to convince the management, so you will have to take the responsibility and then you will have to suggest the benefits of ERP। तो इसका जो पूरा बैकग्राउंड होगा आंसर का, ऐसे नहीं होगा कि बेनिफिट्स ऑफ ERP आर एज फॉलोइंग, ये वैसा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन सामने से जाके आपको बताने का क्वेश्चन है। वेयर एज योर प्रेजेंटेशन इज व्हाट, योर प्रेजेंटेशन इज बेनिफिट्स ऑफ ERP। तो पूरा प्री कंडीशन स्टेप 1 मिसिंग है। लेट्स सी कि क्या मार्क करा है उसने। ठीक है, इन पॉइंटर्स आपके ठीक लगाए, 2 नंबर दिए, वो यही कर सकता था। बस मुझे समझ में आ गया कहानी। तो आपकी स्टोरी, अब ये सब मिसिंग है, क्यों नहीं आया ये? अच्छा, प्रिंट में नहीं आया। चलो, बट ओवरऑल आपको समझ में आ गया ना EIS में हमारे से क्या गलतियां हो रही हैं हर क्वेश्चन के अंदर। यस सर। चलो, इसको आप इम्प्रूव करो एंड विल डिस्कस मोर। चलो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आते हैं। आपकी इस SM की कॉपी, एक मिनट, मैंने किया क्या डाउनलोड? ये है ना तुम्हारी कॉपी 15 वाली? यस सर। बाकी बच्चे भी इससे देख सकते हैं। थोड़ा ये फाइल हैवी है सारी, तो धीरे धीरे मूव करेंगी। डैशबोर्ड में फटाफट मूव नहीं कर सकता। 15 अच्छे नंबर आए हैं, क्या गलती करी है? ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिफाइन किया। ठीक है, प्री कंडीशन ये देखो, आप देख लो सामने से आपको नंबर मिले हैं यहाँ पे। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस अंडरलाइन करना था, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट ये मेन पॉइंटर्स को हाईलाइट करना था। ठीक है, हाईलाइट करना सीखो, एग्जाम्पल प्लेस करना सीखो, ये छोटे छोटे आर्ट सीखो आप। यस सर। और ये 2.5 नंबर क्यों दिए? अब इसका लॉजिक सीखा क्या आपने? दिमाग में कुछ चल रहा है क्या? ये 2.5 नंबर क्यों दिए आपको ICI ने? ज्यादा देने चाहिए थे ना। ये कौन सा क्वेश्चन था? The strategic management cannot counter all the hindrances and always achieve success for an organization। ठीक है, आपने ठीक है इसके लिए इंट्रो लिखा, 1 मार्क्स मिल गए। ठीक है, 1 मार्क्स आपको मिल गए। देखो यहाँ पे डिवाइड भी किया हुआ है। अब 4 नंबर के हिसाब से उसको एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। 4 मार्क्स, 4 पॉइंट है, 4 एक्सप्लेनेशन है। पॉइंटर लिखने के वो सिर्फ 20% देगा, मतलब 0.8 मार्क्स देगा वो। अब आपको 0.7 और दे दिए उसने, उससे ज्यादा नहीं दिया, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन जो उसके पास थी 0.7 लाख की, उसको नहीं लगा कि 2.5 नंबर और देना चाहिए, क्योंकि आपके एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल पूरी तरह से मिसिंग है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यू हैव टू प्रूव एवरीथिंग दैट यू से। जैसे क्या होता है, लोग कैसे लिखते हैं, आई से सो बिकॉज, आपको बताना पड़ता है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि। आप यही बोलते हो ना किसी को, कोई बात अगर किसी को समझाने की कोशिश करते हो तो आप क्या बोलते हो? मैं कह रहा हूं ना ऐसा हुआ, देख फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे बोलते हो ना, नॉर्मल बोलचाल में भी ऐसे बोलते हो आप। तो यहां भी ICI को वो चाहिए था नॉर्मल बोलचाल में भी। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो उसकी वजह से उसने क्या किया, आपको पूरे मार्क्स नहीं दिए। बट ठीक है, 1 नंबर और दे सकता था वो, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ही शॉर्ट है। आपने सिर्फ पॉइंट मेंशन किए, टू बी ऑनेस्ट।
ये इन्वायरमेंट कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट है, इसकी तो पूरी कम से कम 50-60 वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करना था आपको, एक पैरा लेना था यहां से यहां तक का, नहीं तो सिर्फ 4 पॉइंटर लगाने के 4 नंबर तो वो आपको नहीं दे सकता ना। जैसे आपने लिखा ये लास्ट वाला पॉइंट देख लो, कॉस्टली प्रोसेस है, व्हाई दिस इज कॉस्टली, बस आपने लिखा बहुत सारा खर्चा लगता है इसलिए ये कॉस्टली प्रोसेस है, बट दिस इज नॉट द जस्टिफिकेशन। टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, बहुत सारे रिसोर्सेस लगते हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, स्ट्रेटेजिक चेंजेस करने पड़ते हैं, लोग हायर करने पड़ते हैं, स्ट्रेटजिस्ट या फ्यूचरिस्ट उनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, तो किसी भी स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा कॉस्ट बियर करना पड़ता है, जैसे इंप्लीमेंटेशन का कॉस्ट होता है, उसके लिए बजट सेट करते हो आप, जैसे असेट्स हो या रिसोर्सेस हो, टैंजिबल इंटैंजिबल, कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है, तब जाके आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। स्ट्रेटजी कितनी भी अच्छी हो, रिसोर्सेस ही नहीं लगाओगे आप तो कैसे अचीव करोगे। और एग्जांपल दोगे कि कोई एक्सपेंशन की स्ट्रेटजी पे वर्क करना चाहता है या पैंडेमिक है और वो स्टेबिलिटी की स्ट्रेटजी पे भी वर्क करना चाहता है, तो उसके लिए उसके पास उतने एम्पल रिसोर्सेस होने चाहिए। तो ये सब बातें आपको लिखनी, मतलब मेंशन करनी थी, तो एक्सप्लेनेशन पार्ट वाज वीक एंड दैट्स व्हाई 0.25 मार्क्स आपके कट गए, स्पेशली एक्सप्लेनेशन पार्ट में ही, नहीं 2.5, वो स्पेशली एक्सप्लेनेशन पार्ट में कटे हैं। So we have to understand this also. 7B मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। टेन ए टॉस वाला नहीं लिखा ना तुम लोगों ने, ग्रोथ ए बी ग्रोथ 10% पर ड्यूरिंग द डिकेड बट आफ्टर द ग्रोथ स्टार्टेड very low 1% company influence strategy not implemented as planned, result produced conformity, strategy not in conformity with the intended goal, you being a strategy consultant tools for audit of information management process also explain the need for such tool and its basic activity। okay, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, स्ट्रेटजी ऑडिट इज द टूल, इसके पहले थोड़ा सा लिखना था, बैकग्राउंड सिनॉप्सिस लिखना था कि कंपनी की स्ट्रेटजी, मतलब आपने क्यों सजेस्ट कर दिया सीधा, as per the above scenario given in the as per the fact of the case or as per the given scenario आपको लिखना था यहाँ पे। चलो इसलिए यहाँ पे 0.5 दिया है, यहाँ पे नहीं तो वो 1 देगा। फाइव दिया है। एक चीज मिसिंग है क्या इसके अंदर, अगर आप ठीक ठीक लगाओ तो जो रिचर्ड रूमेल्ट की जो फिलोसफीज थी वो मिसिंग है क्या, वो भी मेंशन करना था ना। अभी सजेस्टेड आएगा फिर मैं इस पे ज़्यादा बोल पाऊंगा। मेरे हिसाब से अगर कोई मुझसे पूछता है तो इस सिनेरियो में मैं बताऊंगा ठीक है, नीड फॉर स्ट्रेटजी ऑडिट तो मैं लिखूंगा, ठीक है, एंड इट्स बेसिक एक्टिविटीज के ऊपर मैं लिखूंगा कि ये क्राइटेरिया है, 4 क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करना चाहिए, कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस है ना, एडवांटेज एंड फिजिबिलिटी, उसको उसको मीट करना चाहिए। वो पॉइंट शायद 2 मार्क्स के लिए आप लूज कर गए हो वहां पे, या 1.5 नंबर के लिए, ब्रीफली ही सही, बट उसको 2-2 लाइन की एक्सप्लेनेशन के साथ मेंशन करना था। बट यहाँ पे मैं सजेस्टेड का वेट करूंगा पहले, कुछ भी ज्यादा बोलने से पहले, बट ठीक है। मार्किंग मैं ये नहीं बोलूंगा कि कुछ गलत बहुत ज्यादा किया है। एसबीयू डिफाइन किया तुमने, देखो एसबीयू जैसी चीज को कितना लिखा है तुमने ना, Yes, नंबर दिए है ना उसने, 2.5 नंबर yes sir. दिए हैं। ये 9A यहाँ पे क्या हुआ, नो वी डू नॉट अग्री विद दिस, ये टॉस मैट्रिक्स इज नॉट अ टूल फॉर, तुमने तो चैलेंज ही कर दिया, गलत है भाई, काट दिया इसीलिए। टॉस नहीं, स्वॉट क्रिटिकल एनालिसिस है, टॉस ही तो वैसा है जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी सजेस्ट करता है। टॉस की 4 स्ट्रेटजीज होती है ना, अग्रेसिव स्ट्रेटजी, डिफेंसिव स्ट्रेटजी, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी, वो पढ़ा नहीं है आपने, एंड लीस्ट रेजिस्टेंस अप्रोच वाली स्ट्रेटजी डिफेंसिव, सो 4 स्ट्रेटजी सजेस्ट करती है वो। और आपने मॉडल भी नहीं बनाया, यहाँ मॉडल बनाना था। ये तो मार्क्स आप पूरी तरह से लूज कर गए फर्स्ट पैरा का, ऐसा नहीं था, क्वेश्चन यही कह रहा था कि इसलिए तो टॉस क्यों यूज करते हैं, आपको स्वॉट वर्सेस टॉस पे क्वेश्चन पूछा था,
तो पहले उसको एक्सप्लेन करना था कि स्वॉट और टॉस में टॉस क्यों बेहतर है, वाई इट इज अपग्रेडेशन ऑफ स्वॉट। स्वॉट के बाद टॉस तैयार होता है, किसने दिया, हिंज वेरिच ने दिया। तो ये पूरा यहाँ पे मेंशन होना था, और पॉजिटिवली यू हैव टू प्रूव द टॉस इज अ बेटर मैट्रिक्स एंड इट इज अ सॉल्यूशन मैट्रिक्स, इट इज नॉट ओनली अ क्रिटिकल मैट्रिक्स। सो एसटी वेस्टी, लेकिन ये चारों की स्ट्रैटेजीज हैं, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी है, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है, वो सब मिस है यहाँ पे, आपको लिखना था। ठीक है, इसलिए 1.5 दिया ओनली। दो चीजें मिसिंग है ना, एक मॉडल मिसिंग है, एक स्ट्रैटेजी मिसिंग है, और तीसरा जो आपको क्या बोलते हैं, जो फैक्ट ऑफ द केस, जो इंट्रो था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये मिसिंग है। इसकी वजह से 1 नंबर गए, बाकी इसकी वजह से आप मान सकते हो 1 नंबर गए, और स्ट्रेटजी ना सजेस्ट करने की वजह से बाकी जो 1.5 गए, इसकी वजह से गए। क्योंकि बिना स्ट्रैटेजी के इसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। आपको ये सेल एक्सप्लेन करके इसकी स्ट्रेटजी बतानी थी, अभी आप मॉड्यूल पलट के देखना, आपको मिलेगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको अभी 2 सेकंड के अंदर वो दिखा ही देता हूँ, रुक जाओ। चलो भाई, आजा सिमसिम आजा, किधर गया? ये देखो, यही है ना स्वॉट मैट्रिक्स, Yes, sir. टॉस मैट्रिक्स। Yes. अग्रेसिव, कॉम्पिटिटिव मतलब एग्रेसिव या ऑफेंसिव, डिफेंसिव एंड कंजर्वेटिव, लीस्ट रेजिस्टेंस अप्रोच वाला, यही क्वेश्चन था ये देखो, वेरी वेरी हॉट करके स्टडी मैट का, हाउ टॉस मैट्रिक्स इज एन इंप्रूवमेंट ओवर शॉर्ट एनालिसिस। बस एक बैकग्राउंड दिया और ये क्वेश्चन सेट कर दिया आईसीआई ने आपके लिए। ठीक है, यू हैड टू राइट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एनीवेज, चलो अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया। ठीक है, 3.5 नंबर इसमें दिया है, सब कुछ नहीं, आंसर टू फोकस डिफरेंशिएशन, गुड। बट फिर आपका सिनॉप्सिस मिसिंग है, बट यहाँ पे बाद में आपने वो बातें लिख दी, आपने पहले लिख के जस्टिफाई किया है कायदे से, इंट्रो देके देन यू हैव टू राइट। एडवांटेजेस प्रॉपरली नहीं लिखे हैं, जनरल बातें लिखी हैं। ठीक है, फिर भी 3 नंबर दिए आपने, जस्टिस किया था, इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश की थी सिर्फ। मार्क्स अच्छे आए, पता है, कम से कम गिवन फीडबैक के हिसाब से अगर आप इंप्रूव करते हो, इसके ऊपर कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ, यू कैन गेट 15 मोर, मीन्स यू टेक इट टू 30 इन दिस अटेम्प्ट ओनली। मैं बात कर रहा हूँ 35 में से 30। जस्ट आपको क्या करना है, कंटेंट सही से प्लेस करना है, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल पे वर्क करना है, और गिवन क्वेश्चन के हिसाब से राइट मटेरियल को प्लेस करना है। क्योंकि एरर इस बार भी नहीं किए हैं तुमने, जो गलती करी है, गलती कहाँ है कि यू आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ मटेरियल। in this attempt you have to put more flesh with the skeleton। skeleton से क्या होगा, skeleton के आईसीआई ने सिर्फ 20% मार्क्स फिक्स किए। एक जमाना था जब इसके 50% मार्क्स मिल जाया करते थे 4-5 अटेम्प्ट पहले तक। आप लोग 21st सेंचुरी वाले हो, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ऐसा आईसीआई मानता है, और ये सही मानता है। क्योंकि क्या हो गया था, वो रट्टे का बाजार लग गया था, हर कोई जा रहा है, मगअप कर रहा है, रोटेन लर्निंग, कुछ भी रट्टा बट्टा मारा, समझ में कुछ आया वया नहीं, पल्ले नहीं पड़े, एग्जाम में चले गए, 40-42 नंबर आ गए, पास हो गए। शूट ने कहा कि फिर सब्जेक्ट ही हटा देते हैं, बट मिनिस्ट्री ने बोला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हटा नहीं सकते, सिस्टम हटा नहीं सकते। स्ट्रेटेजी का कोई भी पेपर बढ़ाना है, घटाना नहीं है आपकी लाइफ में, याद रखना ये बात, पूरी दुनिया में, सिर्फ आपके सीए की लाइफ में नहीं। आपको फाइनेंस भी पढ़ा जाएगा, स्ट्रेटेजिक फाइनेंस, कॉस्ट भी स्ट्रेटेजिक कॉस्ट, ठीक है, एचआर भी स्ट्रेटेजिक एचआर पढ़ाया जाता है। एचआर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे वो सीनियर होते हैं उनको सब कुछ स्ट्रेटेजिक पढ़ाया जाता है। तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपकी लाइफ से कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, आपकी लाइफ में हमेशा बना रहेगा, एग्जाम के मामले में भी और प्रैक्टिस के मामले में भी, हर चीज आपको स्ट्रेटेजिकली करना है। इसलिए इस पेपर को बहुत अच्छे से करना है, और बिना सिस्टम के, और ईआईएस भी आपकी लाइफ से कभी नहीं जाएगा। तो किसी को डर लगता है, या किसी को ऐसा लगता है कि
नहीं नहीं यार ये क्यों है, तो उसका जवाब ढूंढो कि क्यों है। क्योंकि जब आप वर्क करोगे तो बिना उसके कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपको एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन सारी चीजों के आपके स्ट्रेटेजिक सॉरी सिस्टम के थ्रू करने हैं, और बिजनेस को और प्रैक्टिस को और क्लाइंट को स्ट्रेटेजिकली एडवाइस करना है हर चीज को। क्योंकि अल्टीमेटली उसको रिजल्ट से मतलब है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज से मतलब है। जब बिजनेस को ही स्ट्रेटजी से मतलब है तो तुम्हें स्ट्रेटजी से कैसे मतलब नहीं हो सकता है। इतनी सी बेसिक बात है, इससे ज्यादा मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। यू हैव टू हैव अ बेटर स्किल इन दीज टू पेपर्स एट एनी कॉस्ट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू क्वेरी, आस्क मी। यू वांट टू लर्न समथिंग, send me a query, I will support you कि how you will be able to learn this. But don't run away from this, you know, paper, this practice, this philosophy. Don't run away at all. This is what I will advise. All the best तन्वी। इस अटेम्प्ट के थैंक यू लिए सर। आप इन चीजों को नोट कर लिया होगा, आई होप। ये कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, अच्छे से करके यस इस बार अटेम्प्ट दो, और इस बार गलतियां हमें नहीं करनी है। गुड, सर। थैंक यू। और कोई क्वेरी है आपकी? नो सर, बस यही था। चलो आप इस पे वर्क करना शुरू करो। ओके सर। ठीक है, अब कॉपी वाले आ जाए। अब किसकी कॉपी है नेक्स्ट? आकाश, आपकी कॉपी आपने भेज दी थी ना? यस सर, बिल्कुल रोटेट करके भेज। हम्म, क्या बात है, बिना रोटेट। वेट करो, इसके बाद किसने कॉपी भेजी है? 10.5 आया राइट? सारे बच्चे देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सारी कॉपियां मैंने चेक करी हैं और मैं अपना फीडबैक दे रहा हूं। ठीक है, ये काम कोई नहीं करेगा आपके लिए, कोई भी नहीं करेगा, मार्क माई वर्ड्स, कोई नहीं करता, नहीं करेगा कोई। आपको सिर्फ गोल गोल घुमाते रहेंगे, और ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके सीनियर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होगा, टीचर तो छोड़ दो। बट प्लीज इस सेशन को, जरूरी नहीं कि हर कॉपी में चेक कर ही लूं, लेकिन लाइव हो तो कम से कम कॉपी देख के 4 5 10 कॉपियां देखोगे तो सारे बच्चों को ये समझ में आएगा। जो पहली बार दे रहे हैं उनको सबसे ज्यादा समझ में आएगा डूज एंड डोंट्स, जो दे चुके हैं उनको अपनी कॉपी में याद आएगा कि क्या हमसे गलती हुई है। तो हर किसी को ये कॉपी चेकिंग जो मैं क्रिटिकली कर रहा हूं, मैं बिल्कुल आकाश को ऐसा नहीं बताऊंगा, तन्वी को ऐसा नहीं बताऊंगा, रितिका को ऐसा नहीं बताऊंगा कि तुम्हारी कॉपी बहुत अच्छी थी। ठीक है, ईशु ने तुम्हारे साथ बहुत गलत कर दिया, हाय तौबा नहीं मचाना अपने को। अपने को तो ये देखना है कि अपनी कमियां कहाँ है अगली बार। देखो भाई, एक वाला जो क्वेश्चन था ना, आपको भी पता है कि ये डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे कस्टमाइजेशन की बात हो रही थी, निश की बात हो रही थी, और निश की बात होगी तो फोकस डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ तो तुम प्लैंक ही लूज कर गए। बाकी जनरली तुमने बेनिफिट वगैरह लिख दिए हैं तो वो नंबर तुम्हें दे दिया है। ठीक है, तो वो 1.5 नंबर के लिए खुश होने की जरूरत नहीं है, कांड तुमने बड़ा कर दिया था। तुमने उसका कंक्लूजन ही गलत दे दिया, सिनॉप्सिस ठीक से लिखा नहीं था। सिनॉप्सिस भी बैठ के लिखते ना अच्छे से, तुम्हें खुद ही लग जाता कि नहीं यार ये डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मैं सिनॉप्सिस में खुद लिख रहा हूँ कस्टमाइजेशन निश, सर मुझे फोकस डिफरेंशिएशन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7B, ये ठीक है, लो भाई मार्क्स ले लो। कॉम्प्लेक्स नेचर, कॉम्प्लेक्स नहीं है, टर्बुलेंट, कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट है, कॉस्टली प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पूरी बात लिखा करो। कंपटीशन एनालिसिस सिर्फ नहीं है, कंपटीशन एनालिसिस या चैलेंजिंग टास्क, ये लिखो। ठीक है, 3 मार्क्स दिए तो थोड़े से कम दिए क्या? हाँ कम दिए हैं, एग्जाम्पल नहीं लगाए आपने। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं लगाए हैं, एट लेंथ डिस्कशन नहीं किया है, बस थोड़ा सा उसको देखा कि डेप्थ ठीक है, लिख दिया है तो दे दिए नंबर। ठीक है, +1 तो मिनिमम आप यहाँ लूज कर ही गए हो अपनी गलतियों की वजह से। आईसीआई ने 0.5 आपको कम दी है, वो मैं मानता हूँ। ठीक है, बट उसकी बात मैं नहीं करूंगा। इन द गिवन क्वेश्चन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग अल्फा बीटा परफॉर्मिंग मार्केट बीटा कंपनी अल्फा। ठीक है, ये देख लो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है क्या? जब भी आप इंट्रो लिखते हो, सिनॉप्सिस लिखते हो, कंक्लूजन देते हो, आपको उसके नंबर अलग से मिलते हैं। गलत होता है, गलत मिलते हैं। रीजन फॉर अडॉप्टिंग डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी।
क्या ये कंपनी को सीधा डाइवेस्टमेंट की तरफ चला जाना चाहिए? ये क्वेश्चन ऐसा था क्या? कौन सा क्वेश्चन था आकाश? 8B। ए तक। भैया ये देखो जरा, आकाश बंसल, यस देखो जरा, अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो ना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ते हो ना? नहीं, अभी क्यों नहीं बोल रहे भाई? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ टर्न अराउंड का ट्राई किया उसने? ये भी मेंशन करना था, ये तुम्हारा डिस्कशन रह गया क्वेश्चन में, ये तुम्हारा 1 नंबर खा गया। देखो, डेलिनेट रीजन बाय अ कंपनी शुड अडॉप्ट, व्हाई अ कंपनी शुड अडॉप्ट, रिट्रेंचमेंट फेल हो गई है और इसकी स्ट्रेटजी सिर्फ डाइवेस्टमेंट नहीं होगी, मार्क माई वर्ड्स, ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस कराया था। अगर डाइवेस्टमेंट से बात नहीं बने तो लिक्विडेशन की तरफ भी जाएंगे, लास्ट रिसॉर्ट। तो लिक्विडेशन भी कंक्लूजन में होना चाहिए था। 2 प्लैंक आपने मिस किया है। आपको टर्न अराउंड डिस्कस करना था, डाइवेस्टमेंट डिस्कस करना था, डाइवेस्टमेंट के रीजन देने थे, और इफ दिस आल्सो फेल्स द लास्ट रिसॉर्ट विल बी लिक्विडेशन, ये प्लैंक। तो 2 प्लैंक तुमने मिस किया है इस आंसर को लिखने में। आईसीआई की एक्सपेक्टेशन, पहले ऐसे क्वेश्चन आईसीआई नहीं सेट करता था। ये बात मैं लगभग 3-3.5 साल से लगातार वार्निंग दे रहा था हर बच्चे को, इंडिया के हर कोने के हर बच्चे को। अब क्योंकि मैं समझ गया था आईसीआई क्या करने वाला है। एक्चुअली आईसीआई पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता था, वो सीधा सीधा बच्चे से पूछ देता था रीजन फॉर डाइवेस्टमेंट बता दो। तो आपने भी क्या किया, आपने, आपकी भी गलती नहीं है, आपने भी उठाया जो सुनाया रखा था, रीजन ऑफ डाइवेस्टमेंट सीधा सीधा लिख दिया, इसके अलावा तो कुछ लिखा ही नहीं, और इसके लिए आपको 3 नंबर मिल गए। यू शुड बी हैप्पी। नहीं, कितने मिल गए? 1.5, 1 और जो भी है हाफ, 1.5 नंबर मिल गए। दो प्लैंक आप पूरी तरह से लूज कर चुके हो, काट लिए, उसकी मर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते। बट यस, यहां पे +1 और देना चाहिए था, ये मैं आपको कह सकता हूं। 1 नंबर उसको और देना चाहिए था यहाँ पे मेरी तबला से। तो तुम्हारा ये 10.5, 1.5 पहले बोला था और +1, तो ये 12 नंबर होने चाहिए थे। बट इतने से क्या होगा, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, ऐसा हो गया। एक आध नंबर, आधा नंबर मिल जाता तो भी क्या हो जाता। बाकी तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी है बॉस, तुमने कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े क्वेश्चन को रीड करके लिखने में जल्दबाजी करी है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूं? यस सर। ये जल्दबाजी का नतीजा है, स्पीड पे काम करो। प्रेजेंटेशन तुम्हारी अच्छी है, लिखते अच्छा हो, बस तुम प्लैंक लूज कर जाते हो अल्टीमेटली। 2.5 यहाँ तो खैर गलत जवाब ही हो गया लगता है, तो कुछ गलत चलेगा। स्ट्रैटेजी तुम भी मिस कर गए हो, मिनी मैक्सी तुम भी लूज कर गए हो। बच्चे, तुम यहाँ पे लिख रहे हो मिनिमाइज मैक्सिमाइज, लिख रहे हो किस बेसिस पे लिख रहे हो? यहाँ लिखा है तुमने, गुड, यहाँ लिखा है, बट यहाँ पे तुमने डायग्राम में मिनी मैक्सी तुम लूज कर गए हो। करें स्टार्ट? ठीक है गुरु, देखो यहाँ पे तुम्हें मार्क्स भी अच्छे दिए, ठीक है, इसके मार्क्स भी तुम्हें अच्छे दिए हैं। अच्छा भैया, ये हिंज वेहरीच नाम का एक बंदा था जिसने दिया था क्या? अब इस क्वेश्चन में सुन लो, आकाश जरा आवाज निकालो भाई, हाँ ना बोलो, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन जरा पढ़ो, जरा क्वेश्चन को रीड करने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? टॉस मैट्रिक्स इज अ टूल फॉर जनरेटिंग स्ट्रेटेजिक ऑप्शन चॉइसेस, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? ये कहीं ना कहीं वही वाला क्वेश्चन है ना कि टॉस इज एन इंप्रूवमेंट ओवर स्वॉट।
तो स्वॉट के ऊपर अपग्रेडेशन है, ये लाइन आपको बताने में क्या दिक्कत थी, और चॉइसेस देता है, ये सॉल्यूशन मैट्रिक्स है, हिंज वेरिच ने दिया, हिंज वेरिच ने मैट्रिक्स क्यों दिया, इसका बैकग्राउंड कहां गया, टॉस को डिफाइन करने में, रीजन फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉस में क्या दिक्कत थी। पता है क्या, आपके पास समय कम पड़ गया एग्जाम में, आप चाह रहे थे कि मैं जल्दी जल्दी उतना लिख दूं और आगे बढ़ जाऊं, क्योंकि मेरे पास मैं सारे नहीं कवर कर पाऊंगा। अब इसके पीछे मैं बताता हूं साइकोलॉजी। आपको एक ही काम करना है, अपनी राइटिंग स्पीड फास्ट करनी है। राइटिंग स्पीड फास्ट होगी तो दिमाग में बातें भी आएंगी और तुम ज्यादा लिखोगे भी। कट शॉर्ट किया, और कट शॉर्ट करने की वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम। आई थिंक यू अग्री। नाउ यस। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो साहब यही दिक्कत यहाँ पे हुई थी। वो प्लैंक जो था ना, फिर मैं बोल रहा हूं, यहां से वो पूरी तरह से गायब है। एक नंबर हमने यहां लूज किया, डायग्राम पूरी तरह से सेटिस्फैक्टरी नहीं है, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन नहीं है। तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को ऐसा नहीं लगा कि कोई चीज इसने नहीं लिखी है, बस उसको लगा कि पूरी नहीं लिखी है। तो जो चीज उसको 5 करनी थी, 5 की जगह उसने ऐसा कर दिया। मैं भी यही करूंगा, तुम भी यही करोगे अगर तुम्हारे हाथ में कॉपी दे दी जाए। हर चीज का लॉजिक थोड़ी लिखते फिरोगे, ये तो मैं बता रहा हूं, आप थोड़ी बताते चलोगे हर बात का लॉजिक कि भाई कंक्लूजन नहीं लिखा, भाई एग्जाम्पल तो लगाया ही नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ 0.5 काट रहा हूं। अब इतना तो नहीं बताएगा ना एग्जामिनर, लेकिन मैं बता रहा हूं उसकी साइकोलॉजी की उसने क्यों काटी। सब्जेक्टिव जजमेंट में सामने वाले की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी होता है। यहां आपको 12 नंबर आने चाहिए थे मेरे हिसाब से। ठीक है, 1.5 नंबर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हो सकता है कोई होता तो वो 9.5 भी दे सकता था। ठीक है, प्लस माइनस 2-3 नंबर चलते रहते हैं, यहां फाइट नहीं है। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर 120%, देन ओनली यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। आई थिंक दिस इज क्लियर। और कोई डाउट है? सर सर मुझे इसी के बारे में पूछना था, जैसे मैंने लिखा था हेडिंग के बगल में ही लिख दिए थे मैंने पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन, हम्म। तो मुझे ऐसी रखनी चाहिए प्रेजेंटेशन या चेंज करनी चाहिए इसमें कुछ? प्रेजेंटेशन तुम्हारी कोई दिक्कत नहीं थी, ऊपर तुम लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर 10, नए फ्रेश पेज से शुरू कर रहे हो, नीचे आप जनरली मैं थोड़ा सा बोलता हूँ ऊपर लिखो आंसर टू क्वेश्चन नंबर, थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाता है और कुछ नहीं है। बट इसकी वजह से कोई मार्क्स पे इंपैक्ट पड़ता है ऐसा नहीं है। हेडिंग, हाँ, हेडिंग के बाजू में एक्सप्लेनेशन लिखी थी वो मैं बोलूंगा नहीं। आप हेडिंग को ऊपर लिखो, एक सेपरेट लाइन छोड़ो, नीचे से लिखो, एग्जाम्पल बिल्कुल यस। अलग रखो। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि कॉपी आपके पास काफी होती है। आपको मतलब ये तो दिक्कत नहीं होती ना कि पैसे, मतलब मुझे कॉपी कम मिलेगी या ज्यादा, तो खुले लिखो ना, क्या दिक्कत है, खुला लिखो। वो भी एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है कि बच्चे ने खुला खुला लिखा है, देखने वाले को भी साफ साफ दिखता है, तो उसको भी टिक करके मार्क्स देना आसान लगता है। टू बी ऑनेस्ट, मतलब वो दिन भर कॉपियां देखता रहता है ना बंदा। अभी मैं ही कॉपी देखूंगा, तुम देखोगे शुरू शुरू में धीरे धीरे बंदा थोड़ा लेजी होता चला जाता है, इजंट इट। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो ये सबके साथ होता है, सिर्फ उसके साथ नहीं होता। चलिए जी, और बताओ भाई, कौन और किसने कॉपी भेजी है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट। थैंक यू सर। थैंक यू। हम सर। बम बम कुमार चौधरी भेजा क्या तुमने? हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। किधर है तुम्हारा खुराफात, देखें जरा। व्हाट्सएप व्हाट्सएप पे। ये वाला क्या? गुरु तुमने तो फिर दिख कमाल, नहीं रही। दिखेगी EIS। कॉपी इतनी आसानी से थोड़ी दिखती है।
चलो भाई, बम कुमार पोस्टमार्टम किया जाएगा। आओ गुरु, ये है आपके कारनामे भाई। ऐसा क्या लिख दिया कितने नंबर आ गए। आज घर जाके देखना कि माइकल पॉटर की जेनरिक स्ट्रैटेजी का यही डायग्राम है क्या। यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, मैट्रिक्स बनाया है। बचपन में कभी ग्राफ डायग्राम इन सब पे काम किया है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे जाकर के ग्राफ बनाया है। कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, इधर क्या है इधर क्या है, एंड देन उसके बेसिस पे आप स्ट्रैटेजी सजेस्ट करोगे। ना, इतनी कहानी लिखी, उसके बाद जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वो गलत हो गया। कहानी का कंक्लूजन क्या था? फोकस डिफरेंशिएशन था। कोई मतलब नहीं है, कितनी भी स्टोरी लिख लो, तुम्हारा कंक्लूजन ही गलत हो गया। उसने काट के जीरो पकड़ा दिया। ये फोकस स्ट्रैटेजी नहीं है, फोकस डिफरेंशिएशन। देखो एक एक जगह पे मार्किंग करी है, ये देखो यहाँ भी मार्किंग करी है। फोकस स्ट्रेटजी का मतलब ही नहीं था। ठीक है, एक नंबर दे दिया क्योंकि डिफरेंशिएशन फोकस में यही वाले उसने दिए थे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एक नंबर यहाँ भी दे दिया होगा शायद, यहाँ भी दे दिया, नहीं दिया, ये गलत होगा। ये पूछा ही नहीं होगा। पूछा था क्या? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में ऐसा कुछ था क्या? हाँ सर। जनरलाइज जनरलाइज कर दिया उसने, एक जनरल एक नंबर बिठा दिया बस ऐसे ही, क्योंकि तुम्हारा वो बेस ही गलत हो गया था। तुम डिसएडवांटेज फोकस स्ट्रेटजी का लिख रहे हो, फोकस डिफरेंशिएशन का लिख ही नहीं रहे हो, तो वो कहाँ से दे देगा नंबर? नहीं दिया उसने। मैं भी होता तो जीरो दे देता। मैं ऊपर के बाद नीचे चेक ही नहीं करता क्वेश्चन। जब आपका मेजर मेन आंसर ही गलत हो गया तो उसमें क्या ही, यहाँ स्ट्रेटेजिक इंटेंट को एक्सप्लेन करना था। ये वही वाला क्वेश्चन है ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। हाँ अच्छा, सर। नहीं 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 नहीं, ये कुछ और है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल द हिंड्रेंसेस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एक नंबर इसका दिया है। उसके बाद उसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना था। तुमने तो एग्जांपल भी दिया है, हाईलाइट करो। क्या किया तुमने? वो नहीं लिखा क्या भाई? इसके लिमिटेशंस लिखने थे, लिखे नहीं। जनरल बातें लिख के छोड़ दी। एग्जांपल ठीक है, लेकिन वो लिमिटेशन कहाँ है? ना ना ना। एग्जाम हॉल में क्या था? घबरा गए थे? टेंशन हुई थी कोई बात की? हम्म? नहीं सर। कुछ तो हुआ था। क्या ही लिख दिया यार, तुम तो कुछ से कुछ लिखे जा रहे हो, क्वेश्चन के आंसर पे तो पहुंच ही नहीं रहे। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी इज अ स्ट्रेटजी फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू, ये आगे है ना। ये मैट्रिक्स भी गलत है। कुछ नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। एक आधा नंबर या एक नंबर दे दिया होगा तो मर्जी से दे दिया उसने। जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आंसर ही नहीं था। ठीक है, एक मिनट। नाम लिखने के तुम्हें नंबर दिए 20%। ठीक है, इंटेंट के सिर्फ हाँ लिस्टिंग करने के नंबर दिए हैं 20%, 20%। हेंस प्रूव्ड की सिर्फ पॉइंटर लिखने के 20% मार्क्स होते हैं बस। और तो तुमने कुछ लिखा ही नहीं है। एसएम में तो कुछ चेक करने जैसा है नहीं गुरु। क्या कर रहे थे यार एग्जाम से पहले? एसएम छोड़ दिया था क्या? या एसएम नहीं पढ़ता हूँ, बाद में देख लूंगा, कुछ मैराथन वगैरह देख के जाऊंगा? सच बोलना, झूठ मत बोलना मेरे से, क्योंकि मेरे से झूठ बोलोगे तो बात बनेगी नहीं। मेरे से सच बोलना पड़ेगा। ब्रेकअप हो गया था तुम्हारा एग्जाम से पहले? हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं। तभी होता है। तुम तो अच्छी पढ़ाई कर रहे थे, तुम्हारे से कैसे हो सकता है? क्या लिख के आए हो?
या ऑडिट खराब चला गया था इसीलिए तुमने यहां भी सारा गोल कर दिया मामला? कितने नंबर दिए हैं इसके? मार्क्स कहाँ है इसके? अबे यहाँ, ठीक दिए। इसके मार्क्स कहाँ है? एक नंबर दिया होगा शायद। गुरु इसके नंबर कहाँ है? नहीं है क्या? दिए ही नहीं है क्या ये नंबर? नहीं दिए सर। नहीं है ना, 0 देना था, 1 देना था, हाँ 2 सर। देना था, कुछ तो देना था, 201 नंबर हो जाते। एनीवेज, ये नंबर ही नहीं दिया यहाँ। गजब है गजब, ये कॉपी गजब चेक करी है। यहाँ 2 नंबर किस बेसिस पे दिए? स्टेप 1 क्या? स्टेप 1 स्टेप 2 क्या? गजब कांड है यार। ठीक है, बैकग्राउंड नहीं था, चलो 2 नंबर दिया है। पॉइंट 4 लिखे हैं तुमने, 5 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन आर विजिबिलिटी क्लाउड, ठीक है। तुमने एडवांटेज डिसएडवांटेज वो फीचर्स कुछ भी लिखे नहीं? ठीक है, एक बेसिक सा तुमने लिखा है, दे दिया नंबर। यहाँ भी एक्सप्लेन नहीं किया तो 1 दे के छोड़ दिया, 1 नंबर। ये क्वेश्चन 3A है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। ना 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 ना, ये तो एकदम बिल्कुल EIS पढ़ के नहीं गए यार। तो क्या चेक करो तुमने? EIS इंस्टॉल्ड और क्लाउड एप्लीकेशन भी नहीं लिख के आए हो। मैराथन भी देख लेते तो ये सब लिख के आते यार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट भी देख के गए होते तो 90% क्वेश्चन लिख के आए होते। क्वेश्चन ही छोड़ दिए, क्या हुआ था मम्मा? मेरे को सच सच बताओ। सर मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी इसकी। नहीं तो और एसएम सर की थी, एसएम करके गई थी, लेकिन सर उसमें भी नंबर नहीं आए। और ईआईएस का ठीक से किए ही नहीं जो नेक्स्ट प्लेस। अभी कैसे तैयारी कर रहे हो? अभी तो सर ईआईएस का ही मैं पहले शुरू से फिर लेक्चर देख रहा हूँ। अभी 10th लेक्चर पे हूँ सर। तुम मेरे को ना हर वीक हाँ सर। मेरे को मैसेज करोगे। किस चीज का मैं नोट कर रहा हूं? अपने कंप्लीशन ऑफ चैप्टर्स का, कि मैंने इतना कर लिया सर। ये लिख के भेजोगे कि सर ये वीक नंबर वॉटेवर, फरवरी का दूसरा वीक, इस वीक में मैंने EIS के से ये चैप्टर अब तक मैंने चैप्टर नंबर 1 का यूनिट नंबर 1 2 3 जो भी है, जो भी कंप्लीशन जैसे हाँ जैसे सर। कर रहे हो, मुझे वीकली बेसिस पे वीकेंड पे सैटरडे या संडे को तुम्हारा मैसेज आ जाना चाहिए, इस वीक में मैंने ये किया। एक चीज और लिख के दोगे तुम मुझे कि कैसे किया। हाँ सर। तो सर सबसे पहले आप लेक्चर देखा, लेक्चर के साथ सर आपने टर्मिनेटर की बुक आपने रीड करी, उसके बाद सर आपने चार्ट बुक उठाया और 2 टाइम्स चार्ट बुक को रिवाइज किया उस पर्टिकुलर चैप्टर यूनिट का। से अभी तुमने चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 FAS का कंप्लीट किया, चैप्टर नंबर 2 यूनिट हाँ नंबर 2 तुमने वो एनालिटिक्स वाला और सारा वो कंप्लीट किया, रिपोर्टिंग वाला चैप्टर। जैसे ही तो लिखोगे कि ये चैप्टर मैंने कंप्लीट किया, टर्मिनेटर की रीडिंग करी, चार्ट 2 बार पढ़ा और मेंटोर के सारे क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने देख लिए, बस इतना ही। MCQ केस स्टडी की बात मैं नहीं कर रहा। और प्रैक्टिस बैच आप मेरे साथ फॉलो करोगे, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, SM का चल रहा हो या EIS का, आपकी जिम्मेदारी है प्रैक्टिस बैच में मेरे साथ लगे रहोगे। जब मैं प्रैक्टिस बैच कराऊंगा सारा सुनोगे, क्योंकि तुमको तो क्वेश्चन के प्रेजेंटेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। ये वीकली बेसिस पे आप मुझे मैसेज करोगे, जिस वीक का मैसेज नहीं आएगा उसके आगे मेरे को मैसेज करना मत, और कोई सवाल भी मत पूछना, कोई क्वेरी भी मत पूछना। उसके बाद आई विल डिसोन यू, यू विल हैव टू मैसेज। नाउ देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर यू, अच्छा लगे या बुरा, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है तुम्हारे लिए। तुमको ये काम हर वीक में करना है, और क्वेरी
उसके बाद पोस्ट करनी है। ये वीक में हमने ये Yes, किया और ये हमारी इस वीक की क्वेरी है साहब, ये सॉल्व कीजिए। नहीं करोगे तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी तैयारी अच्छी चल रही थी, तुमने अपने आप को डिरेल किया है, बीच में तुम कहीं डिस्ट्रैक्ट हुए हो। घर में सब ठीक है? हाँ फिर क्यों हुआ यार ऐसा? तुम्हारी तैयारी तो अच्छी चल रही थी। चलो मैं ज्यादा पर्सनल नहीं होना चाहता, लेकिन ये काम आप करोगे। इस काम में मैं कोई भी, सर वो हाँ प्रैक्टिस बैच में सर कैसे मतलब ज्वाइन करूँ? कैसे क्या, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, उसमें जुड़ना है। हाँ सर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, 9953922272 पंकज को फोन करो, पंकज आपको ऐड कर देगा। किसी भी बच्चा, जो बच्चा रह गया है, जो रजिस्टर्ड बच्चा है, जो पीबी के बच्चे हाँ हैं, वो सर। तो ऑलरेडी पीबी में है, प्रैक्टिस बैच में है, उनको नहीं कह रहा। उस बच्चे को कह रहा हूं जो मेरे फास्ट ट्रैक रेगुलर कोर्स में है और वो नहीं जुड़ पाया है। वन स्टॉप सॉल्यूशन हाँ पे ही आपको मैं दे रहा हूं, और वो आम जनता के लिए नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए है। ठीक है? प्रैक्टिस का ठीक कोर्स है। या कोई भी कोर्स मैं जानबूझ के, क्योंकि ये एफर्ट जो अभी कर रहे हैं हम, ये एक सिस्टमेटिक एफर्ट है, इसमें टाइम, मनी, एनर्जी सब लगानी पड़ती है। तो अब मैं सबके ऐसे ओपन कर दूंगा तो फिर मैं आप लोगों पे ध्यान नहीं दे पाऊंगा, फिर तो बहुत सारा कुछ लफड़ा हो हाँ जाएगा। ठीक है? तो आप लोग उसको हाँ ज्वाइन कीजिए और सब प्रैक्टिस बैच को जरूर कीजिए। वो वीक में एक दिन 2 दिन आता है, 2 दिन में मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, फिर आपके पास एक वीक का टाइम होता है, तो आप उसके हिसाब से बहुत कुछ रिकवर कर सकते हो ना। जो भी हाँ। वीकनेस होगी वो आप आराम से नेक्स्ट वीक में तैयार होके आओगे। इसीलिए 2 महीने के टाइम स्पैन में मैंने प्रैक्टिस बैच रखा है। नहीं तो मैं लगातार 10 दिन करा के खत्म कर सकता था, मैं फ्री हो जाता, आप भी फ्री हो जाते, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया। तो मैंने आपके सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए प्रैक्टिस बैच डाला है, ताकि जब देखोगे कि भाई ये चैप्टर का क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया, दोबारा डिस्कस हो गया, तो अब तो मुझे चैप्टर्स कंप्लीट करके प्रैक्टिस कर ही लेना चाहिए। चलो, ऑल द बेस्ट। इसके बाद किसको लूं मैं? आ जाओ भाई, आदित्य थैंक यू सर। ऑफिशियल। हाँ, थैंक यू थैंक यू। और किसकी कॉपी आई है? मैं व्हाट्सएप पे देखता हूँ। थैंक यू। आदित्य गोखले। एक तरीका और हो सकता है, आप लोग अपनी कॉपी या तो सामने लेके बैठ जाओ, ताकि थोड़ा हम फास्ट कर लें। एक एक क्वेश्चन पे मैं कॉपी, और किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई डिस्कशन है। आदित्य यही है ना तुम्हारा कॉपीज? ये इतनी सारी कॉपीज किसकी भेजी है भाई? 7B, ये रहा, और ये है 7। ठीक है। हम्म, ये है ना तुम्हारा? यस सर। ठीक है, अंडरलाइन करो इंपॉर्टेंट चीजों को। हाईलाइट और अंडरलाइन करो। हैं, हैं, एग्जाम्पल प्लेस करने की आदत डालो। सारे बच्चे एग्जाम्पल लिखते ही नहीं। गजब, किसी ने ट्रेनिंग दे दी है क्या यूट्यूब पे आके तुम लोगों को? नहीं कंक्लूजन लिखा करो ऐसे सवालों में, लिखा है 3 नंबर। ठीक है। मुझे क्यों लग रहा है ऐसा कि मैं इतना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि एग्जाम्पल मेंशन करो, मेंशन करो, मेंशन करो, कोई एग्जाम्पल लिखता ही नहीं। मुझे लगता है किसी बड़े यूट्यूबर बाबा ने आके ना, इन्फ्लुएंसर ने आके बोल दिया है कि एग्जाम्पल लिखने से मार्क्स कम आते हैं, और ये बात वायरल हो गई है। और ये फिर उसी तरह से रिजल्ट भी वायरल हो रहे हैं। जा मतलब क्या बोलूं मैं, ये क्या है? ये क्वेश्चन तो तुम मिस कर गए गुरु। यू मिस द ट्रैक।
आदित्य गोखले, ओके। May 23 फास्ट ट्रैक बैच में हो, राइट? हाँ सर। तो आपने फर्स्ट टाइम आप मेरे से पढ़ रहे हो, ओके। तुमने लीडरशिप लिख दिया, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ये वो ना, वो नहीं था यार। इसलिए देखो यहाँ पे 1 नंबर दिया है। तुमने लिखा ना, ये बात अभी मैं बोल रहा था ना, आकाश की यस सर। कॉपी में मैंने ये मेंशन किया था, देखो तुमने लिखा ना, ये देखो ये लॉजिक लगाना है। बाकी अब तक जितनी कॉपियां देखी उन्होंने टर्न अराउंड की बात ही नहीं करी। कॉपी में मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस क्वेश्चन में इसका ये वाला स्टेप, ये वाला पैरा सही था, इसलिए देखो इसने स्टेप 1 में पूरे 1 नंबर दिए। दिए क्या? यस। ये देखो, तो आप आईसीआई को ऐसे नहीं बोल सकते। आईसीआई के पास एक मार्किंग पैटर्न है, और फिर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्वेश्चन टू क्वेश्चन भी मार्किंग पैटर्न वेरी करती है। अब ये तो हमें अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। वो आप डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी से भटक गए, नीचे आके भटक गए, आप कहीं और पहुंच गए। ना ना ना, अंडरस्टैंडिंग है, पॉइंटर्स नहीं तुम्हारे दिमाग में रहते। एम आई राइट? तुमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझ आता है, ठीक है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बढ़िया है, मेरे को पता चल रहा है, मैं ज्ञान दे सकता हूँ। बट जब लिखने की बारी आती है तो पॉइंटर एग्जैक्ट वो आईसीआई के अकॉर्डिंग नहीं चलते। हेडिंग्स आपको वही रखने पड़ेंगे बॉस। पॉइंटर्स मिस हो गए नीचे जाके, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ना ना ना, शुरुआत तुम्हारी अच्छी होती है, उसके बाद तुम जनरल बातें लिखते हो। यहाँ तो ठीक है। अब आगे देखता हूँ। 1 2 और 3-4 पॉइंट और हैं, फिर उसके डिसीजन। यहाँ भी 1 पॉइंट यहाँ मिसिंग है, 2 पॉइंट यहाँ मिसिंग है, एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल तो सब मिसिंग है। तो उस हिसाब से उसने 2 या 2.5 ही देना था, हाँ 2 दे दिया और 2.5 कर दिया इसको। ये आप थोड़ा ये सब ऐड करते तो 4 के आसपास आप इजीली पहुंच जाते इसी पे, बट वो मिस कर गए आप। हाँ ठीक है। ठीक है, ओवरऑल तुम्हें अब समझ में आ गया होगा कि क्या अपनी रह गई है। और दूसरी कॉपी कहाँ गई तुम्हारी? सीए इंटर के नाम से ही थी, यहाँ आई है क्या? दिख रही है क्या? ये है क्या? आदित्य ये सिचुएशन क्यों है? क्यों आपको, क्या एग्जाम में क्या लग रहा था क्वेश्चन देख करके? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि इट्स नॉट दैट गुड सिचुएशन, बट स्टिल आई वांट टू नो कि एग्जाम में जब कॉपी लिख रहे थे, बाकी लोगों को आपके एक्सपीरियंस काम आएंगे, तो मतलब क्या लग रहा था? आपको भी लग रहा था कि मैं यार एक्सप्लेनेशन नहीं लिख पा रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल्स रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पॉइंटर एग्जैक्ट याद नहीं हो रहे, या आपको लग रहा था मैं जो लिख रहा हूँ ठीक ही लिख रहा हूँ? सर पॉइंटर्स तो वो लगता है, मतलब वो ठीक लिख रहा हूँ या नहीं लिख रहा हूँ, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है लिखते वक्त। हम्म एक्सप्लेनेशन तो मुझे मतलब उतना उस वक्त जितना आ रहा था मैंने वो लिख दिया। मतलब आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट पे काम नहीं किया था पिछली बार? हाँ सर, और हम्म स्पीड भी थोड़ा वो अभी प्रैक्टिस चल रहा है, स्पीड स्पीड थोड़ी कम कम थी, पड़ रही तो है। उसकी वजह से जल्दी जल्दी भी कई जगह लिख के निपटाया। हाँ सर। ये ना बार बार क्वेश्चन 2A मत लिखा करो। ओके सर। आप यहां से शुरू करो तो टॉप पे यहाँ लिख दो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A, यहाँ लिख दो आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2A, और लिख के फिर लिखते जाओ फिर, और हमेशा नए क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करो, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके सर। ये कॉन्टिन्यूटी रहने दो। यहाँ भी एक्सप्लेनेशन के साथ आपके ना एग्जाम्पल वगैरह कुछ भी नहीं लगे हुए हैं, बड़ा प्लेन सा एक्सप्लेनेशन है। पॉइंट 2 मिसिंग भी हैं, और भी 2 पॉइंट थे। और यहाँ बैकग्राउंड जो SCM वाला था ना और CRM वाला, अगर शुरू से लाइव हो तो तुमने देखा होगा
दूसरे बच्चों को मैंने सजेस्ट किया था, वो चीज़ आप में भी मिसिंग है। अब देखता हूँ नंबर क्या दिए हैं, वही 2-2.5 नंबर दिए होंगे इसमें। अच्छा तुमने पॉइंट पूरे किए, सॉरी, यहाँ पूरे किए, तुम्हें 4.5 नंबर दिए हैं भाई, अच्छा दिया है। तुमने 8 के 8 पॉइंट लिखे हैं। वो सर एक वो, ईआईएस क्लास में और कवर बस नहीं एक हुआ। ही क्वेश्चन? हाँ सर। क्यों, आपको बाकी के आंसर ही नहीं आते थे? हाँ सर, वो एक्चुअली ईआईएस का स्टडी हुआ नहीं था पिछले अटेम्प्ट में। इसीलिए उसने देखा एक ही क्वेश्चन लिखा है, इसको 4-4.5 दे देते हैं, जितना दे सकते हैं दे देते हैं इसको एक क्वेश्चन। नहीं भाई, पढ़ाई करो, लेक्चर अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो, और जिस तरह से रीडिंग और मेमोरी के लिए जो आपको चार्ट का जो प्रोसेस बताया है उसको मिक्स करके फॉलो करो, जैसे मेंटोर को बोला वैसे मेंटोर कवर करो, ठीक है? यस। और कौन से भाई, और किसका कॉपी आया है? ठीक है आदित्य, इतना क्लियर है? ठीक है, अभी तैयारी यस कैसी चल रही है, अभी तैयारी कैसी चल रही है? वो सर अभी भी थोड़ा वो डेडिकेशन हो नहीं पा रहा है, वो घर में मतलब टाइम थोड़ा निकालना मुश्किल हो रहा है। निकालो भाई, टाइम तो निकालना पड़ेगा, कोशिश यस। करो धीरे धीरे थोड़ा ट्रैक पे आओ। ठीक है, ये तो हो गया। राम बाबू, आर यू देयर? नहीं हो? रमन, अच्छा रमन है, राम बाबू। सर वो अनम्यूट करना पड़ेगा उनको। अच्छा रमन, किसको अनम्यूट करना पड़ेगा? वही सर, वो बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रहा हूँ। रमन अनम्यूट करो अपने को। एक मिनट में सबसे बात कर लो, और किसकी किसकी कॉपी आई है? तन्वी को चेक कर दिया, तन्वी की कॉपी चेक कर दी मैंने, आदित्य कर दिया, बम बम कर दिया, ठीक है। दिव्यांश आपकी भी कॉपी आई है क्या? दिव्यांश की कॉपी नहीं आई है, वो तो फ्रीज है, दो दो जगह है। आदर्श आपकी कॉपी आई है? नहीं सर। ओके, आप अपनी देख लेना। नायाब आपकी आई है? चलो भाई, अब एक एक करके कॉपी चेक करते हैं रमन की। हेलो सर, सॉरी एक्चुअली टेक्निकल इशू था, हो नहीं रहा था। कोई बात नहीं, सर अब हो गया ना? सर एक मिनट, मेरा एक क्वेरी है। सर मेरा कॉपी ना मे 20 का नहीं है सर, दिसंबर उन्होंने नवंबर 21 के का है। नहीं दिया था। नहीं सर, दिसंबर 22 का ही है, मई 22 का है। ये लिखा हुआ है दिसंबर 21। अच्छा हाँ सर, सॉरी एक्चुअली, हाँ मैं तभी का कॉपी नहीं मंगाया था, दिसंबर 21 का ही कॉपी मंगाया था, सॉरी सर। इस बार वाला क्यों नहीं मंगाया?
सर इस बार वाला मैंने नहीं मंगाया था। भाई ये डिफेंस मैकेनिज्म कहाँ पढ़ा यार तुमने? बहुत पता है क्या, बहुत लीनियंट मार्किंग थी, बहुत अच्छे से नंबर दिया था पहले, ऐसे नंबर मिल जाया कर 2-3 अटेम्प्ट पहले। अब धीरे धीरे मार्किंग टफ होती जा रही है। ये तो आप खैर फ्लैग ही लूज कर गए तो बस। अच्छा, एक चीज बोलूं, तुम्हारे जो हाँ सर। पॉइंटर है, तुम पॉइंटर कहाँ से लिख रहे हो? 2-3 पॉइंट तो ठीक लगते हैं आईसीआई के अकॉर्डिंग, 2-3 पॉइंट तुम अपने लिख रहे हो। ये कौन सी सॉरी बुक सर। को फॉलो? एक मिनट, आपकी आवाज, एक मिनट, किसी की आवाज वो हो रही है, स्पार्क कर रहा है किसी का। किसका कर रहा है? हाँ अभी ठीक है। सॉरी, मैं ये जानना चाहता हूँ कौन सी बुक से पढ़ाई करी थी आपने? सर मैंने आईसीएस मॉड्यूल ही रेफर किया था और बाकी कुछ नहीं किया था मैंने। पॉइंट्स आप मिस किए हो। कस्टमर, प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, मार्केट, है ना? अ, वो सब पॉइंटर मिसिंग है, इसीलिए नंबर नहीं दिए उसने पूरे। आईसीआई के पॉइंटर मिसिंग है, इसलिए 2 नंबर दे के छोड़ दिया, नहीं तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन में 4 के आसपास स्कोर कर सकते थे। ये स्ट्रेटजी मुझे लगता है गलत बता दी है इस क्वेश्चन में आपने, तो फिर स्टेप्स फॉर टर्न अराउंड लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ये जेनरिक क्वेश्चन लिखा है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं आता है। आप बिजनेस एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, 0.5 दे के छोड़ दिया। नहीं, यहाँ सब आप ट्रैक ही नहीं कर पाए हो, क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर क्या होना चाहिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा दिसंबर 21 वाले में, वो डिफरेंशिएशन होगा मेरे हिसाब से, ठीक है? कॉस्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है? फोकस। हाँ, नहीं बॉस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं लग रहे सही। आप काम करो, आप लेक्चर देख रहे हो ना? हाँ सर मैं देख रहा हूँ लेक्चर। आप फास्ट ट्रैक पे हो, राइट? सर कितने लेक्चर देखे अब तक? सर एक्चुअली ना मैं 2 ही लेक्चर देख पाया, एक्चुअली मेरा जॉब भी रहता है ना तो टाइम ही नहीं बचता है। अभी प्लानिंग सर करना पड़ेगा, टाइम शेड्यूल। नहीं तो मतलब कब प्लानिंग कब करेंगे? सर नहीं तो छुट्टी ले लेता हूँ 2 महीने का फिर। लेना ही पड़ेगा, हाँ सर वही करना पड़ेगा क्योंकि टाइम छुट्टी लेना बचता नहीं पड़ेगा है। आप लोगों को। आप लोगों को छुट्टी लेके इंटर निकालना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि मैं कर लूंगा देख लूंगा, ठीक है? सीए के बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ। हाँ? हाँ सर। एक शेर सुनाता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा सीए का दुख क्या होता है। सीए करने वाले बच्चों का दुख बताता हूँ, जो खास करके कई अटेम्प्ट दे चुके हैं या दे रहे हैं, या ऑफिस के जाल में फंसे हुए हैं और उनको टाइम नहीं मिलता। एक बार साइलेंट करो अपना फोन, अनम्यूट म्यूट करो, क्योंकि मेरे कान में बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। वो कहते हैं ना कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया। सब ध्यान से सुनना, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, लास्ट तक सुनना, फिर वाह कीजिएगा। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। जब जब
रिजल्ट आता है और जब जब सर्टिफाइड कॉपी आती है सबको पता चलता है, सब इस बात को याद करते हैं क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, वही कर रहे हैं। तो दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। इसका गम नहीं कि क्यों किया तुमने मेरा दिल बर्बाद, इसका गम नहीं कि क्यों किया तुमने मेरा दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। गेटिंग द पॉइंट? सो ये हर बच्चे का यही दर्द है कि बहुत देर में, ये जो अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते हैं ना, ये 6 महीने बाद पता चलता है कि जो टीचर कह रहा था, जो चिल्ला रहा था, और मेरे मामले में तो 4 साल बाद लोगों को समझ में आ रहा है कि 4 साल पहले से मैं क्या कह रहा था। सॉरी टू से मैं अपनी बात नहीं स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा, लेकिन जब मुझे पता चल गया था कि आईसीआई क्या सोच रहा है, तो मैं बच्चों को चिल्ला चिल्ला के वीडियो बना बना के बोलता था इस तरह से पढ़ाई कीजिए, ये नया पैटर्न आ चुका है, ये नया आईसीआई का मार्किंग पैटर्न है। लेकिन इतने यूट्यूब पे फर्जी इन्फ्लुएंसर भरे पड़े हैं, लाखों के ऑडियंस लेकर के, जो सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग के अलावा, बातें बनाने के अलावा, मॉडलिंग के अलावा कुछ नहीं करते हैं। उनका कोई पढ़ने का कोई बैकग्राउंड नहीं है। डिग्री मिल जाने का मतलब ये नहीं होता है आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे आदमी हो। ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन होती है। हमें याद है आईएम में बहुत सारे ऐसे लड़के हमारे साथ पास हुए, हो गए पास, उन्होंने कभी सीरियसली बैठ के ना पढ़ाई करी ना इंडस्ट्री में जाके काम किया, बातें बना के 5 साल खूब कमाया, 10 साल खूब कमाया, उसके बाद करियर अचानक से खत्म हुआ, आउटडेटेड हो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। आईएम से पास आउट बंदा भी बेरोजगार बैठता है। क्यों? क्योंकि आईएम प्लेसमेंट करके उनको दे देती है। आईएम का ब्रांड इतना बड़ा है कि प्लेसमेंट उनको मिल जाता है। उसके बाद वो 5-10 साल इंजॉय करते हैं, बातें बना के, मतलब गोली दे दे के चलती रहती है। आईएम का बंदा कह रहा है, मानो भाई इसकी बात, लेकिन क्या होता है, आपको ग्राउंड पे अपनी परफॉर्मेंस प्रूव करनी होती है। एक कंपनी 4-5 सीवी बदलते हैं, उसके 2 साल यहाँ काम किया, 3 साल, धीरे धीरे इंडस्ट्री में उसको लेने वाला ही नहीं बचता कोई। हर किसी को पता चल जाता है कि ये गोलीबाज है। तो अभी कैसा हो गया है कि आप लोगों के लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग मैं देखता रहता हूं, ऐसे ऐसी स्ट्रेटजी बताते जो होता ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातें बोलते जो आईसीआई सोचता ही नहीं है। पता नहीं उनको कौन बता जाता है और बच्चों के करियर की ऐसी तैसी कर देते हैं अल्टीमेटली, है ना। आपको यहाँ पे थोड़ा काम करना है, टू द पॉइंट। जितनी मैं बात बता रहा हूँ, मैं अपने पेपर की सिर्फ बात बता रहा हूँ, मेरे को अपने ही पेपर के बारे में पता है, मुझे किसी और चीज के बारे में नहीं पता है। इस पेपर में जितने रूल्स मैं सेट करके दे रहा हूँ, इसको फॉलो करो। रिजल्ट ना आए तो फिर मेरे से बात करना, जिम्मेदारी ले रहा हूं। मैंने सिर्फ एक टीचर देखा है इंडस्ट्री में, एक टीचर, मैं नाम ले रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेता। जिंदल सर को मैंने देखा है कि वो बच्चों के साथ टाइम लगाते हैं, क्वेरी सॉल्व करते हैं, बात करते हैं, सेशन अलग से रखते हैं, बच्चों से सिर्फ बात करते हैं, यूट्यूब पे आके भौकाल नहीं, दिमाग नहीं लगाते। और देखो जब रिजल्ट आता है तो उनके रिजल्ट भी नहीं दिखाते, लेकिन सारे टॉपर, सारे रैंकर, पता नहीं सब उन्हीं के होते हैं अल्टीमेटली अंदर अंदर खाने, जबकि ना तो वो सोशल मीडिया पे इतने आते हैं ना तो यूट्यूब। तो टीचर को वही, आपको ऐसे टीचर्स को, मतलब उनकी मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, सॉरी, ऐसे और भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो मैं उनको पर्सनली जानता हूं तो उनका नाम ले रहा हूं। आपको इस नेचर के टीचर को समझना है, फॉलो करना है, रिस्पेक्ट करना है, उसकी बातें सुननी है, क्योंकि वो आईसीआई के मॉडल के जो मोड्स के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट करके आपको सही जानकारी देते हैं और उसके हिसाब से आप अच्छा कीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोग आएंगे, माता पिता की कस्में देते हैं, पता नहीं पढ़ाई में माता पिता की कस्मों का क्या मतलब है। पिताजी, आपके पेरेंट्स प्राउड होंगे, आपको इमोशनल कर देंगे, रुला देंगे और आप पागल हो जाओगे। पढ़ाई करनी है, इमोशनल अगर सास बहू का सीरियल चलाना है तो कैरेक्टर टीवी में ढूंढना है हमें। तो जस्ट फोकस ऑन स्टडी, एंड स्टडी करना किसी को अच्छा नहीं लगता है, बहुत मुश्किल से पढ़ाई होती है, पढ़ाई करने के मोड से होती है। करो करो, एंड आई एम देयर, सिर्फ पढ़ाई करो, उसके लिए टाइम निकालो, बाद में मत पछताओ। सर राइटिंग स्पीड कैसे बढ़ाऊं मैं? प्रैक्टिस बैच करो, प्रैक्टिस बैच तो आप फ्री एक्सेस है ना। तो प्रैक्टिस बैच सर मैंने एक्सेस ही नहीं करा, कैसे एक्सेस करूं? अब देखो, अब जगे हो, प्रैक्टिस बैच 1 महीने पहले से एक्सेस दिया हुआ है, सबको अनाउंस किया हुआ है, लिंक ग्रुप पे भेजा हुआ था। एक बार अनम्यूट करो, सारे बच्चों को मैं बता देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जितने बच्चे रजिस्टर्ड है उनके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने आज से 20-25 दिन पहले लिंक दिया था कि ये लिंक सबको ज्वाइन करना है, मैं यहाँ प्रैक्टिस कराऊंगा। आप जो भी मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ मैसेज, वो सब सुनते हो? यस सर, मैं सुनता हूँ एक्चुअली। जाके उसी में देखो, लिंक दिया हुआ है। और अगर तब भी नहीं समझ में आता, तब भी नहीं हो पा रहा है,
तो 9953922272 पे फोन करके आप ले लेना। पंकज अभी लाइव था हमारे साथ, पता नहीं वो अभी शायद ऑफ हो गया है, वो लाइव था। हमारे जो मैनेजर हैं उनसे आप बात कीजिए, वो आपको एक्सेस दे देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, चलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। बस पढ़ाई शुरू करो, वो मत सोचो कि अब करूंगा छुट्टी लूंगा, ये सब नहीं। सुबह उठो, सीए करने आए हो, कोई ऐसे छोटे मोटे सी छुट्टी नहीं भी मिलती है तो क्या हुआ, सुबह उठो, रात को पढ़ो भाई, जो मर्जी करो, 5-6 घंटे तो पढ़ो। थकान हाँ होती है तो सर। खाओ पियो, कुछ भी करो, सीए करो। सीए करने के बाद वैल्यू पता चली कि सीए की डिग्री की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, कैसे भी करो करो। लेकिन रितिका, मैं आ रहा हूं आपके पास। अभी अभी मेरे हिसाब से दिव्यांश आपको अनाउंस किया, प्रियांशु आपकी कॉपी है क्या? नो सर। ठीक है, तन्वी हो गया, रमन हो गया, आदित्य हो गया, नया आपका है नहीं, बम बम। रितिका, रितिका आप पे आता हूँ। ठीक है, आर यू देयर? रितिका आप हो? यस नो बोल लो। नहीं, चलो भाई। और किसी की, हर्ष आपकी कॉपी तो नहीं? नो सर, कॉपी नहीं है, मतलब डाउट थे, मैंने आपको भेजे थे एक्सक्यूज व्हाट्सएप मी वो पे। सर। वो व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई करूंगा। अभी कॉपी है तो कॉपी से रिलेटेड बात कर लो, कोई है तो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, हाँ जी। सर दत्तिका है, अभी उसका माइक ऑन नहीं हो रहा है, 1 मिनट, वो भी रिज्वाइन कर दिए। ठीक है, ठीक। कोई नहीं, मैं दूसरा सेशन लगाऊंगा, उसमें ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, कॉपी आई है ना, मैं चेक करके रिवर्ट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो, थैंक यू। हर्ष आपकी क्वेरी क्या थी वैसे? सर डाउट्स भेजे थे 2-3 और। चलो, डाउट्स तो मैं यूट्यूब पे उधर सॉरी व्हाट्सएप पे सॉल्व कर दूंगा, वो तो कोई नहीं। और सर मतलब मेरा भी मतलब अभी ग्रुप 1 क्लियर हुआ था नवंबर में, तो मैंने भी कॉपीज मंगवाई थी, तो मेरे भी थ्योरी में वही प्रॉब्लम आ रही है। जैसे लॉ में मेरे अभी 58 आए थे, और हम्म। उसमें से 58 में से 26 तो है ना मेरे एमसीक्यू में है, और बाकी बस 70 में से मतलब 32-33 मार्क्स है। कोई नहीं, इस पे आपको थोड़ा सा हर पेपर का ना, जो भी इस नेचर के पेपर हैं उसमें प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा बॉस। ठीक है, प्रैक्टिस शेयरिंग। तो जो सर आप क्वेश्चन दे रहे हो वो तो कर रहा हूँ मैं अभी। हम्म। चलेगा, मेरे पेपर के लिए तो मेरे को पता है कि क्या करवाना है, डोंट वरी। उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ओके सर। ठीक है, मेरे पेपर के लिए टेंशन ना लो, बस मैं जितना कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपके साथ हूं ना, मतलब मेरे को पता है कि मैं आपके साथ हूं, तो मेरे कंट्रोल में, बस मुझे सुनो, फॉलो करो। अभी जैसे आपको पता है आपकी क्वेरी है, आप लाइव आए व्हाट्सएप पे क्वेरी डाल रहे हो, बस ये बेसिक एक्टिविटी करते रहो। मैं अपनी एक्टिविटी करता रहूंगा, आप अपनी एक्टिविटी करते रहो, बस। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और पैनिक नहीं करना, मेरे पेपर में तो पैनिक नहीं करना। और जो थियरी लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ईआईएसएसएम के पेपर के अंदर, सेम सेम पैटर्न आपको लॉ में, ऑडिट में, इको में लेके जाना है। यस, कंटेंट अलग होगा, बट स्टाइल यही होगा। और आईसीआई के क्वेश्चन, मार्क माई वर्ड्स, नवंबर 22 का उठा लो, मई 22 का उठा लो, दिसंबर 21 का उठा लो, कोई भी क्वेश्चन जो स्ट्रेट लगता भी है वो भी स्ट्रेट नहीं है बॉस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो यस सर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप, स्ट्रेट नहीं है तो आप उसके हिसाब से तैयारी करो, एकदम ओके सर। तैयार रहो कि कैसे मुझे प्री कंडीशन लिखनी है, कंडीशन पोस्ट कंडीशन लिखनी है, तो कैसे लिखनी है, क्या लिखनी है, यू नीड टू बी रेडी अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, रितिका आर यू लाइव? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, आपकी कॉपी आप मेरे को जरा अपने व्हाट्सएप पे हाय भेजो दोबारा, क्योंकि रितिका बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो मैं एग्जैक्ट रितिका अग्रवाल,
ओके, ये कॉपियां मैं सारे स्टूडेंट्स को भेज दूंगा जिन जिन की मैंने चेक करी है, ठीक है, कमेंट के साथ। रीतिका, एक कॉपी मैंने डाउनलोड भी की थी आपकी, 1, ये कॉपी आपकी है, देखता हूँ। प्रेजेंटेशन, अ विंडो, वाओ, शेयर, स्क्रीन शेयर हो गई क्या आप लोगों से? ऋतिका, ये Yes, कॉपी sir. आपकी है? यस सर। एमसीक्यू में कितने नंबर आए थे? इधर ब्रेकअप लिखा होता है, कहाँ गया वो? एमसीक्यू का अलग आता है सर। नहीं, वो मार्क्स भी लगे होते हैं कई बार, इन्होंने जोड़ के दिया है। ऋतिका, लास्ट टाइम जो आपने स्टडी की थी, कैसे स्टडी जी की सर। थी, थोड़ा सा बताओगे? सर सेल्फ स्टडी की थी। सेल्फ स्टडी की। सर पॉइंटर्स भी लर्न नहीं होते, मीन्स नॉलेज है कंसेप्ट की बट पॉइंटर्स लर्न नहीं रहते मुझे, और थोड़ा सा पैनिक भी हो जाता है थोड़ा। देखो, अब मैं बताता हूँ एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन। आप बताओ, इसमें से पॉइंट मेन तो वही है ना, आपने इसमें पॉइंट लिखे ही नहीं जो एडवांटेज है, तो कुछ भी क्या ही जी दे सर बंदा। वही चीज है, और मुझे कंसेप्ट टोटली पता है कि है क्या एग्जैक्टली, बट शायद पॉइंट्स वैसे नहीं है जो होने चाहिए थे। क्लाउड है क्या? सर एक्चुअली हम अगर कोई भी चीज अपना नेट पे अपना स्टोर कर देते हैं, मतलब तो फिर ये चीज क्लाउड होती है। और जैसे इंस्टॉल्ड अपने अपने अगर हम पीसी वगैरह पे इंस्टॉल करके कोई एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होती है। मीन्स अपने जो रिसोर्सेज वगैरह हैं वो हमें नेटवर्क के थ्रू जब प्रोवाइड की जाती है, कोई रिसोर्सेज या फिर स्टोरेज वगैरह हमें जब मतलब नेट से प्रोवाइड की जाती है। नेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? नहीं, मैं समझना चाहता हूँ, आपने बोला ना मेरे को समझ है, डोंट वरी, अपने जो दिमाग में चल रहा है वो बोलो। क्लाउड कंप्यूटिंग किसे बोलते हैं? सर जब हमें रिसोर्सेज ऑनलाइन मतलब नेट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। वही तो हम पूछ रहा हूँ, अपने नेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? नेट का मतलब नेटवर्क है, जी सर। और इंटरनेट का मतलब इंटरनेट है। आप लेक्चर अच्छे से देखो, वो ओके क्या सर। होता है ना, यूट्यूब वाला ज्ञान ना लगाओ यहाँ पे। जो टीचर, आप वो बातें कर रहे हो जो टीचर क्लाउड पढ़ाते हुए, ध्यान से, सॉरी टू से, लेट मी टेल यू वेरी, मतलब मैं तो आजकल एग्रेसिव मूड में रहता हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट बच्चों को दिलवाने हैं, और जब तक उनकी मैं गलत चीज़ों को उनके दिमाग से उनका व्हाइट बोर्ड क्लीन नहीं करूंगा, मैं उस व्हाइट बोर्ड पे अच्छा लिखूंगा कैसे? तो मेरे को पहले वो क्लीन करवाना है। कि जब आपके सामने एक म्यूजिक प्ले कर दिया जाता है, एक नेहा कक्कड़ का गाना लगा दिया जाता है, और बताया जाता है देखो जी ओवर द नेट हमने इसको यूज कर लिया, ये क्लाउड है, तो इस क्लाउड को आप वैसे ही डिफाइन करोगे जैसे आप अभी मुझे डिफाइन कर रहे हो। गेटिंग द पॉइंट? जब आपको एक कहानी सुना दी जाती है कि देखो मैं MS ऑफिस 365 प्रोफेशनल अपने लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ, और ये जो भी यहाँ मैं कर रहा हूँ ये जाके स्टोर हो जाता है कहीं पे, ठीक है, तो आप क्लाउड को वैसे ही डिफाइन करोगे। क्लाउड इस, ठीक है, ये क्लाउड है, बट ये क्लाउड वो नहीं है जो कॉन्सेप्ट के हिसाब से होना चाहिए, जो हम लिख सके, जो पढ़ सके, जो इंडस्ट्री में बोल सके, इंडस्ट्री में हम इंप्लीमेंट कर सके। क्लाउड की डेफिनेशन ऐसे नहीं समझ सकते आप, क्लाउड आपको ऐसे समझना पड़ेगा, एक कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसके यहाँ लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, और सबके पास कंप्यूटर दिया हुआ है, उस कंपनी ने दिया हुआ है। जी। अभी क्या है, वो सारा का सारा काम, सारा IT इंफ्रास्ट्रक्चर किसने दिया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, उसे लाखों करोड़ रुपए खर्च होते होंगे। अब रिलायंस क्या चाहता है कि ये काम ना, ये इतना बड़ा जो IT डिपार्टमेंट है और इतना सारा कंप्यूटर PC दे करके इतना सारा काम हो रहा है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, स्टोरेज,
इतनी सारी कंप्यूटिंग जो हम इन हाउस कर रहे हैं, क्या हम इसे आउटसोर्स कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को? जी। ठीक है, और वो थर्ड पार्टी क्या होगी? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगी, जिसको रिलायंस डिसाइड करता है ये 50 लाख करोड़ रुपए में लगा करके ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने इन हाउस मेंटेन किया है, अब मैं ये सारा काम इन हाउस ना करके थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दूंगा। 40 लाख करोड़ पे डील हो जाती है और वो कहता है भाई ये काम तुम संभाल लो मेरा, मैं सारा अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हें देना चाहता हूं, हे गूगल तुम्हें देना चाहता हूं, हे माइक्रोसॉफ्ट तुम्हें देना चाहता हूं, हे गोडैडी तुम्हें देना चाहता हूं, होस्टिंजर तुम्हें देना चाहता हूं, ऑरेकल तुम्हें देना चाहता हूं, तुम ये जिम्मेदारी ले लो मेरे बिहाफ पे और मुझे इस काम से मुक्ति दो, 40 लाख करोड़ रुपए दूंगा। वो दे देता है ओवर द इंटरनेट, ओवर ऑनलाइन, वो सारे रिसोर्सेस आपके सिस्टम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, ये सारे काम, सारा कंप्यूटिंग ओवर द इंटरनेट ऑनलाइन हो रहा है। और वो कहां से हो रहा है? थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है। तो अभी क्या हो गया? 50 लाख का खर्चा 40 लाख करोड़ हो गया, 50 लाख करोड़ 40 लाख करोड़ पे आ गया, 10 लाख करोड़ की सेविंग हुई, प्लस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की टेंशन लेने की, बैकअप के टेंशन लेने की टेंशन खत्म हो गई। किसकी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की। जो ये नेचर ऑफ कंप्यूटिंग है, जो इस रीजन की वजह से जो इस तरीके की कंप्यूटिंग का जो कल्चर हमने डेवलप किया अपनी कंपनी के अंदर, इसी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो सर, लेट्स समराइज एज पर आईसीआई, कि क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये एक सर्विस है, यस, प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी को सीएसपी बोलते हैं, इसके लिए वो पेमेंट लेता है। पेमेंट लेने के 3 तरीके हैं, पे पर यूज, पे पर यूजर, पे एज यू गो बेसिस पे, राइट। और जब हम थर्ड पार्टी को 40 लाख करोड़ रुपए में कोई काम सौंप रहे हैं तो उसके लिए एग्रीमेंट करेंगे उसके साथ? बोलो यस सर नो। बिना एग्रीमेंट के तो हम कुछ करेंगे नहीं। उसी एग्रीमेंट को हम सर्विस लेवल एग्रीमेंट कहते हैं। मतलब ये एग्रीमेंट के थ्रू लीगल तरीके से हमने अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको दिया। तो ये जो क्लाइंट सर्विस, क्लाइंट एंड सर्वर का रिलेशनशिप हो गया, फिर इसको एक्सटेंड करते जाओ, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। गोडैडी है, सारा सोशल मीडिया है। अब समझ में आएगा यूट्यूब का जो वीडियो है वो आप देख रहे हो अपने सिस्टम के ऊपर, क्यों क्लाउड है? क्योंकि वो यूट्यूब सब कुछ करके आपको दे रहा है, आप तो सिर्फ अपने लैपटॉप के ऊपर चला के देख रहे हो, आपका कुछ नहीं लग रहा सिवाय इंटरनेट के और कंप्यूटर के। आप, आपकी तन्हाई और आपका इंटरनेट मिलके आपको यूट्यूब का वीडियो दिखाते हैं। यूट्यूब का वीडियो आपके घर में नहीं है, वो किसके पास है? उसके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पे है, वहां से आप एक्सेस कर रहे हो ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट। नेट और इंटरनेट डिफरेंट है। नेट का मतलब नेटवर्क हो गया, नेटवर्क कोई भी हो सकता है, लोकल एरिया, वाइड एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, कोई भी हो सकता है। बट इंटरनेट का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, मेगा नेटवर्क। जब बहुत सारे कंप्यूटर, पीसी, सब कुछ आपस में मिल जाते हैं तो उसे इंटरनेट बोलते हैं। बहुत सारे ओपन रिसोर्सेज, वेबसाइट जब आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं उसे इंटरनेट बोलते हैं। चलो ये तो क्लास में सीखोगे। मुद्दा ये है, इतनी लंबा ज्ञान इसलिए दिया कि आपको लेक्चर एक तो बहुत अच्छे से देख लें। लेक्चर में जो मैं कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा, एग्जाम्पल लिखाऊंगा, वो सबको नोट करना है। इसके साथ टर्मिनेटर की बुक है, उसकी बहुत अच्छी रीडिंग करनी है। जब मेरे से सुनोगे, लेक्चर देखोगे, सुनोगे, जब आपको समझ में आएगी चीजें, टेक्निकल इश्यूज हैं आपको समझना है। सेम अप्लाइज विद द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। टर्मिनेटर के बाद मेंटोर के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस बैच में मैं करा रहा हूं, प्लस आपको साथ ही साथ 2 बार चार्ट की रीडिंग करनी है ताकि पॉइंटर आप सही लगा सको। जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन यहां है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। 1.5 पे लगा के मत देखना। 1.25 इज द मैक्सिमम स्पीड, 1.25। और जो मैं आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूं कि बेटा ये पहले इंट्रो लिखना है, सिनॉप्सिस लिखना है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये लिखना है, फिर बॉडी टेक्स्ट लिखना है, फिर कंक्लूजन लिखना है, वो धरती इधर से उधर होएगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसी को फॉलो करेंगे। एम आई क्लियर? लाउड एंड क्लियर? क्योंकि ये आपके बेनिफिट की बात थी तो मैं इसी तरह से कट टू कट बोलूंगा, ये मेरे फायदे की बात नहीं थी, ठीक है? ये आपके फायदे की बात है, तो टू द पॉइंट, कट टू कट बात होगी। यू हैव टू फॉलो दैट एंड दैट थिंग आई एम एबल टू सी हियर। वो जो गैप है ना, वो आपकी कॉपी में साफ दिखाई दे रहा है। ये देखो, विजिलेंस लिखा, क्या मतलब? सर वो विजिबिलिटी को ऐसे लिख दिया, वही सर पॉइंटर्स नहीं याद रहता मुझे। याद होएंगे, कोई बात नहीं। जो प्रोसेस बता रहा हूं करो, सब याद रहेंगे, एकदम एक एक लगा के आओगे आप। एग्जाम्पल लिखना चाहिए।
ऐसी जगहों पे एग्जाम्पल लगाना चाहिए। सर बुक में तो इतना ही दिया हुआ था, मतलब वो चीज ईआरपी के बेनिफिट्स और सब, इसमें फिर इतने कम मार्क्स क्यों हुए हैं फिर? ये सबको दिए उन्होंने, ये मेरे को भी समझ में नहीं आया। सारी कॉपीज में इसमें मार्क्स ही नहीं दिए। क्योंकि बच्चों ने शायद ईएफटी का एक वो फ्लो डायग्राम है, उसको कई बच्चों ने एक्सप्लेन भी नहीं किया। ये यहाँ पे आईसीआई का अभी सजेस्टेड आने दो, फिर मैं इसको देख के फिर इस पे वीडियो फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा क्या नहीं दिया क्यों नहीं दिया। भाई मेरे हिसाब से भी वही होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा एक ईएफटी का फ्लो डायग्राम हो सकता था। और सर ईआरपी वाले जो बेनिफिट्स हैं वो पॉइंटर्स नहीं, तो उसमें सही। तो इश्यूज हैं, उसका जो एक इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपका पूरा मिसिंग है, पॉइंट सही है। तो यहाँ पे कम से कम 2.5 नंबर देने चाहिए थे। मुझे लगा कि ये ए एंड बी को 1.5 करके 3 किया हुआ है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ना स्टेप 1 का 1.5, बी का ये पूरा का पूरा 1.5, मतलब इस वाले पोर्शन का कुछ दिया ही नहीं इन्होंने। जी सर। यहाँ पे आपके 1.5 बढ़ने चाहिए थे मिनिमम। एक इसका इंट्रो होगा वो नहीं लिखा है आपने, इसका बैकग्राउंड है पूरा वो दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। चलो उसकी वजह से चलो 1 या 1.5 नंबर आप अगर रिड्यूस करते हो चलेगा। यहाँ पे मार्क्स कम दिए हुए, और यहाँ भी मैं कह सकता हूँ 0.5 तो मिनिमम और ऐड करना चाहिए था। 1.5 से 2 नंबर के आसपास तो देने ही चाहिए थे। ये 2 जगह आपको, ये देखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस, एक तो नहीं, हर क्वेश्चन को फ्रेश पेज से लिखा करो। ओके सर। यहाँ तो पॉइंट 1-2 थोड़ी और। सी गाइडेंस की भी कमी रही थी, मींस लास्ट अटेम्प्ट में भी मेरी। हाँ, एक्सप्लेनेशन की भी, हाँ वो तो है, चलो कोई बात नहीं, अभी इसको करेंगे। एक्सप्लेनेशन पे काम करो, एक्सप्लेनेशन रिच करो आप। ओके सर। ईआईएस में आपके कॉपी की थोड़ी सी कहते हैं ना क्रूड मार्किंग करी है, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा नहीं किया है, तो मार्क्स अच्छे आए आपको। एमसीक्यू में मार्क्स कम आए थे क्या तुम्हारे? सर मैंने देखी नहीं है वो एमसीक्यू का, देखो यही कितने देख पाई हैं, थी मैं। यू नीड टू नो। ये तो तुम्हारे को अच्छे आए मार्क्स। इसमें देखता हूँ ईआईएस में, चलो 1-1.5 नंबर और आपके बढ़ सकते थे, 2 नंबर। नहीं सर, मैं क्लियर तो हो चुके हैं, मेरा एग्जाम वाला क्लियर हो गया था, 47 मार्क्स थे मेरे। हम्म। बट बस यही था कि क्यों थोड़ा सा अच्छा ही हो जाता एग्जाम। ये जनरल लिख दिया ना आपने? काट ही दिया इसने, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मार्किंग जी करी है। काट दियो। हाँ, 2 पॉइंटर तो ठीक थे, तो एक आधा नंबर ही देना था, कम से कम देना तो था। एक दिया है, +1 और करना था यहाँ पे। यहाँ पे टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को डिस्कस करना था पहले, सिचुएशन सिनेरियो भी लिखना था। सिनॉप्सिस। हम्म, मैं सर डायरेक्टली आंसर लिख देती थी, मुझे आइडिया ही नहीं था इस वो चीज का। सारे ही क्वेश्चन में मैंने देखा है, और क्वेश्चन सारे डायरेक्ट नहीं है, सारे 90% क्वेश्चन डायरेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। और आपने सारे डायरेक्ट लिख करके वो एक एक नंबर लूज कर दिया है सब जगह। यहाँ दिया है आपका नंबर, ये डिफरेंशिएशन, फोकस डिफरेंशिएशन, देखो आपको दिया ना नंबर यहाँ पे। पॉइंटर मिस कर रहे हो आप तगड़े। यहाँ भी वैसे 0.5
5 और देना चाहिए था। चलो इसके मान लो वो 2 मार्क्स डिडक्ट कर रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ देना चाहिए था। नहीं, इसमें 6-7 पॉइंट बनते हैं, यहाँ पे पूरा मेंशन करना चाहिए था। फीचर्स लिख रहे थे ना, आपको लिखना था कि सेपरेट यूनिट है, सेपरेट हेड होता है, प्रॉफिट सेंटर है, कॉस्ट सेंटर है, अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग खुद की मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, सारी बातें लिखनी थी। आप थोड़ा सा लूज कर गए यहाँ पे। सर लेकिन बुक में तो जब हमने पोर्टफोलियो वाला था, बिजनेस पोर्टफोलियो, उसके नीचे एसबीयू था, फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था, वो वाले पॉइंट्स में सिर्फ इतना ही है वो। नहीं, आप देखोगे एसबीयू एक जगह नहीं है, एसबीयू आपके मॉड्यूल में 3 जगह डिस्कस है। बिजनेस लेवल इज ऑल्सो एसबीयू, आप एसबीयू स्ट्रक्चर में पढ़ते हो वहां भी एसबीयू, और फिर जी जहां आप बोल रहे हो वहां भी 3 जगह है। तो एसबीयू की जब डेफिनेशन फॉर्म होती है तो तीनों का जो क्रक्स होता है, डेफिनेशन तो डेफिनेशन होती है ना, वो तो कंप्लीट होएगी, वो तो कंप्लीट होएगी। आप एक जगह कोट करके के ये नहीं कह सकते कि एसबीयू में इतना ही चलेगा क्योंकि यहाँ इतना लिखा है। एक जगह कम लिखा है तो दूसरी जगह बहुत ज़्यादा भी लिखा है। मैं तो उतना नहीं कह रहा, लेकिन 3 मार्क्स के हिसाब से या 2 नंबर के हिसाब से जितना लिखना था वो मैंने बोला, वो करना पड़ेगा। ये तो खैर ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ जहाँ आपने सही लिखा आपको मार्क्स मिले। एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, अब देखो इस एसआई को स्ट्रेटेजिक इंटेंट को एक्सप्लेन भी करना था आपको, वाई स्ट्रेटेजिक इंटेंट इज रिक्वायर्ड वो लिखना था। अभी ये लिखा, एक आध एग्जाम्पल लगा देते तो 3.5 की जगह आपको 5 ही मिल जाते। जी। अब ये जो तुमने लिखा है मिनी मैक्सी कहाँ है? ये डायग्राम ऐसे नहीं, फिर से देखना जरा ये वाला ओके। टॉस हिंज वेरीज, ये डायग्राम क्या है, क्यों होता है, हिंज वेरीज कौन है, क्यों दिया ये मॉडल, उसका कोई जिक्र ही नहीं है। यहाँ पे 2 पैराग्राफ पहले होना चाहिए था, फिर ये इसके मिलते 1 नंबर, फिर ये, और फिर इसकी स्ट्रैटेजी मेंशन करिए आपने, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी, डिफेंसिव स्ट्रैटेजी, कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी, 4 स्ट्रैटेजी होती है, मेंशन ही नहीं किया तो 1 नंबर दे के छोड़ दिया उसने। ये क्वेश्चन अधूरा है, ये ज़्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन अधूरा है, मुझे लगता है उन्होंने इसको पढ़ा ही नहीं है। ये अभी थोड़ी देर पहले भी एक बच्चे को मैंने मेंशन किया था, ये देखो हमारे मेंटोर में है ना ये क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन है। हाउ टॉस मैट्रिक्स इज एन इन इम्प्रूवमेंट ओवर स्वॉट एनालिसिस, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉस। ये देखो स्वॉट और टॉस में क्यों क्या डिफरेंस है, टॉस क्या है, हिंज वेरीज ने दिया, स्ट्रेंथ वीकनेस को मैच करता है, सॉल्यूशन मैट्रिक्स है, ये रहा मैट्रिक्स, और ये रही ये सबकी स्ट्रैटेजीज। अभी क्लियर है, ये आपका मॉड्यूल की लैंग्वेज है, मैं नहीं बोल रहा। उसके बाद सबको डिफाइन करना है, सिर्फ मिनी मैक्सी सो एस टी डब्ल्यू टी नहीं करना, आपको स्ट्रेटजी बतानी है एंड देन उसका कंक्लूजन देना है। दिस वाज द आंसर, इफ यू राइट दिस यू कैन गेट 5 आउट ऑफ 5, दैट्स इट। यही है ना स्टेप 1 2 3 4, इसी तरह से तो वो मार्किंग कर रहे हैं आपको। सो आप यहाँ देख सकते हो ये मार्किंग का यही पैटर्न है, ये एकदम साइंटिफिक है, जो भी है ना यहाँ पे साइंटिफिक है। मैं कुछ भी अपना ओपिनियन नहीं देता हूँ, जो आईसीआई कर रहा है इतनी सारी कॉपियाँ देख के, इतने सारे लोगों से बात करके, इतने सारे बच्चों का स्टाइल देख के, मार्किंग का पैटर्न देख के, मैं एक समरी बना के बोलता हूँ कि इस तरह से प्रेजेंट करना है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, और करने पे मिलते भी हैं। इस बार भी ऑल इंडिया हाईएस्ट तो आई, तो वो और बहुत सारे बच्चे 70s में भी आए, तो ये करके ही आया। तो देयर इज साइंस, देयर इज नो यू नो मिरेकल कुछ नहीं होगा, साइंटिफिक तरीके से होगा। आपको एक सेट पैटर्न पे लिखना है, वो आप लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। आई होप कि यू गॉट द आइडिया कि क्या करना था, डूज एंड डोंट्स क्या थे हमारे। और बताओ, और किसी का कोई क्वेश्चन? बस सेशन एंड करें, चलो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। आज की मुलाकात इतनी ही थी। अब जो लोग अगर लेट भी कोई नहीं है, कोई आया नहीं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।